स्कूल की लड़कियां पागल हो रही थीं। जाहिर है नया छात्र बहुत ही हैंडसम है। जैसे ही लड़का अंदर आया और उसका परिचय कराया गया, हर लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरा और गर्म हो गया और सच कहें तो लड़कियां पसीने से तर हो गईं। दूसरी ओर लड़के उतने खुश नहीं थे, इसे ईर्ष्या ही कहेंगे। शिक्षक ने एक खाली सीट की ओर इशारा किया और वह बच्चा जो एक अस्वीकृत स्कूबी डू चरित्र जैसा दिखता था, वह तो ईर्ष्या से हरा हो गया था। उसने अपने दोस्त को एक छोटा सा संकेत दिया, मजाक का समय है। योजना सरल थी। जैसे ही नया लड़का पास से गुजरता है, पैर बाहर निकालो, उसे ठोकर लगाओ और बस ऐसे ही सबके सामने पूरी बेइज्जती। जीनियस है ना? लेकिन यहाँ एक बात थी जो उन्होंने नहीं सोची थी। नया बच्चा, उसने इसे आते हुए देख लिया और वह उसके सामने ही रुक गया। ली जे ह्यूंग को लगा कि उसका समय बिल्कुल सही था। ओह, ये काम नहीं किया। हमारा नायक उसे ठंडे बर्फ की तरह घूरता है तो जे ह्यूंग पूछता है, तुम किसे देख रहे हो? कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी। ये नहीं समझ सकता था कि नए बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था जब वह पूरी तरह से चुपचाप घूर रहा था। तभी शिक्षक ने कहा, तुम अचानक क्यों रुक गए? ये जिन बस मुस्कुराता है, वह माफी मांगता है बहुत विनम्रता से और चलता रहता है। जे ह्यूंग ने सोचा वह मुझसे डर गया। उसके दोस्त ने सहमति जताई, सोचते हुए लगता है नया लड़का इतना सख्त नहीं है। इन लड़कों को यह नहीं पता था कि जिस क्षण यी जिन रुका, उसे मेजर की एक सलाह याद आई। जब तुम कोरिया वापस जाओ, यी जिन, झगड़ों में मत पड़ना। मेजर जानता था कि यी जिन एक जन्मजात रणनीतिकार है। उसकी हर चाल सोची समझी होती है और सच कहें तो वह उससे डरता था। जब नायक अंततः बैठ गया, उसके बगल में बैठे लड़के, जिसका नाम पार्क जंगचान था, ने उसे अभिवादन किया और फिर उसे चेतावनी दी, उन लड़कों से सावधान रहो, वे इस स्कूल के गुंडे हैं, तुम्हें उनसे बचना चाहिए। अगले कुछ कक्षाएं बीत गईं और यीजिन को कुछ अजीब लगा। एक सामान्य स्कूल में सामान्य लड़के। एक और बच्चा अपनी पसंदीदा वेबटून के बारे में बात कर रहा था। ये शांतिपूर्ण था, आरामदायक। उसकी यादों में ऐसा कोई पल कभी नहीं था। हर पल बारिश में अपनी जान जोखिम में डालकर दौड़ना था। प्रशिक्षण नर्क था। इतने वर्षों ने उसे ठंडा बना दिया। जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो वह उन दिनों को अब भी महसूस कर सकता है, लेकिन जब वह उन्हें फिर से खोलता है, ये शांति, ये अद्भुत है। लेकिन जब उसकी जिंदगी शांति और सुकून में थी, एक और कक्षा में एक लड़की, यी जिन की बहन, शांति क्या होती है नहीं जानती थी। वह खुश थी, बेशक। उसका भाई आखिरकार 10 साल के बाद घर लौट आया था, लेकिन एक सुनहरे बालों वाली लड़की उसके पास आई, उसे उसके विचारों से खींचते हुए। अरे दायून, मुझे आज की कक्षा के लिए तुम्हारे जिम के कपड़े चाहिए। दायून के पास उसके कपड़े थे, लेकिन वह उन्हें ऐसे ही नहीं दे सकती थी, वरना उसके पास कुछ नहीं बचता। लड़की बस हंसी, एक गंदी ताने भरी हंसी। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबका ध्यान खींचा। एक जोरदार थप्पड़ दायून के चेहरे पर। दायून को सवाल पूछने या आदेश का पालन न करने का अधिकार नहीं था। यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उसकी सहपाठियों ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं उसे बचाने के लिए, और वह, उसमें बस हिम्मत नहीं थी। जब घर जाने का समय हुआ तो उसने अपने भाई को देखा। वह उसके स्कूल गया था और उसका इंतजार कर रहा था। वह एक पल के लिए थोड़ी हैरान होती है और पूछती है कि क्या वह उसका इंतजार कर रहा था। वह कहता है हाँ, वह उम्मीद कर रहा था कि वे साथ में घर जा सकते हैं। वह यह भी कहता है कि अगर उसके कुछ और प्लान है तो वह उसके बिना भी जा सकती है। दायून जल्दी से इधर उधर देखती है और कहती है कि उसके कोई और प्लान नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वह उसके साथ चलने को लेकर अभी भी बहुत नर्वस है। फिर जिन कहता है कि अगर वह व्यस्त नहीं है तो वे साथ में घर चलेंगे। अंत में वह मान जाती है। थोड़ी देर बाद वे सड़क पर एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं और यह स्पष्ट रूप से दोनों के लिए अजीब होता है। जिन तनाव को तोड़ने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे भी अजीब लग रहा है। दायून हैरान होती है कि उसने पूछा और जल्दी से कहती है कि उसे नहीं लग रहा, लेकिन जिन उसे बताते हैं कि यह ठीक है क्योंकि वह खुद भी काफी अजीब महसूस कर रहे हैं। सौभाग्य से इससे वह थोड़ी शांत हो जाती है। फिर जिन उसे बताते हैं कि जब दुर्घटना हुई थी तब वह केवल 9 साल के थे, इसलिए उन्हें अपने परिवार के बारे में ज्यादा याद नहीं है, जिसमें वह भी शामिल है। वह कहते हैं कि यह उसके लिए भी अजीब होगा क्योंकि वह केवल 7 साल की थी और शायद उसे भी ज्यादा याद नहीं होगा। दायून कुछ नहीं कहती क्योंकि वह सही है। उसी समय वह कुछ आवाजें सुनती है जो उसे कोने के आसपास से पहचान में आती हैं और वह बस जम जाती है। जब दायून देखती है कि यह कौन है तो वह देखती है कि यह वही लड़की है जो उसे पहले कक्षा में तंग कर रही थी। पता चला कि वह उस सुनहरे बालों वाली लड़की की दोस्त है जिसने स्कूल में दायून को थप्पड़ मारा था। ये नई बदमाश तुरंत दायून को देख लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है। दायून घबरा जाती है, पसीना आने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। बदमाश के साथ एक लड़का पूछता है कि दाऊन कौन है। बदमाश कहता है कि वह वही लड़की है जिसे होइजिन, पहले वाली सुनहरे बालों वाली पागल लड़की, नफरत करती है। फिर वह जिनको दायून के साथ देखती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। पूछती है कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वह कुछ बुरा कहती है, जैसे कि उसे नहीं पता था कि कुतिया भी डेट कर सकती है। दायून बहुत शर्मिंदा हो जाती है और जल्दी से समझाने की कोशिश करती है कि जिन सिर्फ उसका भाई है। बोली वास्तव में इससे हैरान होती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दायून का कोई भाई भी है। सारी बकवास सुनने के बाद जिन दायून से पूछता है कि क्या यह लड़की उसकी दोस्त है। दायून धीरे से कहती है हाँ, वे एक ही होमरूम में है। लेकिन बदमाश फिर से दायून को गाली देती है और पूछती है कि वे कब से दोस्त हैं। दायून कांप रही है जबकि बदमाश अपनी बकवास जारी रखती है। जिन उस लड़की को एक ठंडी नजर से देखता है जो किसी को भी जमा सकती है। बदमाश के बगल में बैठा लड़का जिनकी घूरती नजर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह गुस्से में आ जाता है और जिनसे कहता है कि संभल कर रहे, नहीं तो वह बुरा फंस जाएगा। जिन बस घूरता रहता है, जिससे वह मोटा लड़का और भी गुस्से में आ जाता है। बदमाश लड़की उसे उकसाने लगती है जिनसे लड़ने के लिए। आखिरकार मोटा आदमी अपना आपा खो देता है और सीधे जिन के पास चला जाता है। जिन जल्दी से दायून को अपने पीछे धकेलता है और उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। ये बेवकूफ पूछता है कि क्या जिन अपनी बहन के लिए बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिन तुरंत देख लेता है कि यह आदमी कितना बेवकूफ है, खड़ा
उसके सभी कमजोर बिंदु पूरी तरह से उजागर हैं। और भी मजेदार बात यह है कि मोटे के पास कोई हथियार नहीं है। जिन खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाता कि यह आदमी खुद को इतना खुला छोड़कर मूर्ख है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेजर कांग ने उसे लड़ाई न करने के बारे में क्या बताया था। जिन आह भरता है, नजरें फेर लेता है और बस वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन मोटा आदमी इसे नहीं मानता। वह जिनको कॉलर से पकड़ लेता है और उसका हाथ पीछे खींचता है, उसे थप्पड़ मारने के लिए तैयार। इससे पहले कि वह कर सके, दयान उनके बीच में आ जाती है। वह सिर झुकाकर बदमाशों को समझाने की कोशिश करती है कि जिन विदेश में रह रहा था और उसे कोरिया में चीजें कैसे काम करती हैं ये नहीं पता। मुख्य बदमाश लड़की बस दयान पर हंसती है, जो डर के मारे कांप रही है। मोटा लड़का दयान पर चिल्लाता है, कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि जिन कहां रहता था। अपनी बहन को इतना डरा हुआ और कांपते हुए देखकर जिन को गुस्सा आ जाता है। वह मोटे लड़के की कलाई पकड़कर मरोड़ देता है। वह लड़का दर्द से चिल्लाने लगता है, जबकि जिन ने मुश्किल से कुछ किया था। फिर जिन अपना बैग गिरा देता है और अपनी स्कूल जैकेट उतारता है। वो शांति से अपनी बहन से कहता है कि इंतजार करे और उसकी जैकेट से उसका चेहरा ढक देता है, ये कहते हुए कि ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तभी शोर मचाने वाला गुंडा पीछे से उस पर हमला करता है। जिन बस ऐसे ही घूम जाता है और उस आदमी को चेहरे पर थप्पड़ मारता है। उस एक थप्पड़ से गुंडा पीछे की ओर उड़ जाता है, खून थूकता हुआ जमीन पर आलू की बोरी की तरह गिरता है। बदमाश लड़की और दूसरा गुंडा इतने डर जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे अपने पैंट गीले करने वाले हैं। इस बीच जिन निराश होकर आह भरता है कि उसने मेजर कांग से किया वादा तोड़ दिया, लेकिन ये वास्तव में उसकी गलती नहीं है। वह मोटा कमीना खुद ही इसके लिए उकसा रहा था। दूसरा गुंडा इतना डरा हुआ है कि वह जिन की दिशा में सांस लेने से भी हिचकिचा रहा है। फिर दृश्य ग्रामीण इलाके में कट जाता है, जहां हम देखते हैं कि सैनिक पागलों की तरह प्रशिक्षण ले रहे हैं। मेजर कांग वहां सब कुछ देख रहे हैं। एक और सैनिक आता है और कांग को याद दिलाता है कि यह जिन का स्कूल का पहला दिन है। ये सुनकर मेजर कांग चिंतित हो जाते हैं। भले ही उन्होंने जिनको 6 महीने तक सामान्य जीवन जीने की शिक्षा दी, उन्हें डर है कि इतने वर्षों तक भाड़े के सैनिक के रूप में रहने के बाद जिन समायोजित नहीं हो पाएगा। फिर भी कांग को गर्व है और उम्मीद है कि उसने जो सबक सिखाए हैं वे जिन की मदद करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि मेजर कांग के सबक काम नहीं आए, क्योंकि जिन इन गुंडों के साथ बिल्कुल कचरे जैसा व्यवहार कर रहा है। बाकी गुंडे बस हैरानी से उस मोटे को घूर रहे हैं, जो जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसकी आंखें उलटी हो गई हैं। बदमाश लड़की और उसका साथी कांप रहे हैं जब जिन उनके पास आता है। एक पल में जिन झपटता है और दूसरे गुंडे को पेट में जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह उड़ता हुआ जमीन पर गिरता है। घमंडी लड़की का मुंह खुला रह जाता है। वह जो दिख रही है उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। जब जिन उसकी उम्र को देखता है तो उसकी घूरती हुई नजर उसे कांपने पर मजबूर कर देती है। डायन अपने चेहरे से जैकेट हटाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं जब वह देखती है कि दोनों गुंडे पूरी तरह से बेहोश हैं। केवल 1 मिनट हुआ है, लेकिन जिन देखता है कि उसकी बहन देख रही है। वह घमंडी लड़की को एक आखिरी डरावनी नजर देता है और फिर उससे दूर चला जाता है। वह दयान की ओर मुड़ता है और अचानक उसका चेहरा ढकने के लिए माफी मांगता है। ये बात दयान के लिए और भी अजीब हो जाती है, इसलिए जिन इसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ये पूछकर कि क्या वह अपनी पसंदीदा जगह से स्नैक्स लेना चाहती है। दयान बुदबुदाती है कि यह ठीक है और उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जिन कहता है कि फिर उन्हें घर चलना चाहिए। जैसे ही दयान और जिन दोस्ताना हो जाते हैं, बदमाश लड़की बस वहीं खड़ी है, पूरी तरह से डरी हुई। वह हैरान है कि यह लड़का जो 1 सेकंड पहले इतना डरावना था, अब एक बहुत ही प्यारे बड़े भाई की तरह व्यवहार कर रहा है। जब वे वहां से जाते हैं, दयान बदमाश को एक आखिरी छोटी सी लहर देती है, उसे वहीं खड़ा छोड़कर, पूरी तरह से भयभीत। घर जाते समय दयान जिन से पूछती है कि क्या वही था जिसने उन 2 लोगों को बाहर निकाला। जिन कहता है हाँ, जिससे वह उसके बारे में और अधिक जिज्ञासु हो जाती है, क्योंकि वह लड़ाकू नहीं लगता। फिर वह उसे बताती है कि कोरिया में जैसे उसने लोगों को घूरा, उसे असभ्य माना जाता है और इससे समस्याएं हो सकती हैं। जिन सहमत होते हैं और जोड़ते हैं कि किसी की आंखों में देखना एक बुरा विचार हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वह कौन है, जैसे कि वह जहां से आया है। दयान उलझन में है और पूछती है कि फिर उसने उन गुंडों को क्यों घूरा। जिन बस कहते हैं कि उन्होंने देखा कि वह डरी हुई थी और उसे बचाना चाहते थे। दयान उनके जवाबों से पूरी तरह से हैरान है और बस नीचे देखती है, शर्माते हुए। जैसे ही वे चलते रहते हैं, माहौल बहुत अजीब और शांत हो जाता है। लगता है कि दयान को एक सुरक्षात्मक बड़े भाई की आदत डालनी पड़ेगी। जब वे घर पहुंचते हैं तो उनका दादा बहुत घबराया हुआ होता है। वह जिनसे कह रहे हैं कि बस आराम करो और कुछ फल खाओ, लेकिन जिन जोर देते हैं कि वे बर्तन धोएंगे। दादाजी वास्तव में नहीं जानते कि क्या करना है, इसलिए वह बस जिन को संभालने देते हैं। जब जिन बर्तन धो रहा होता है, दादाजी पूछते हैं कि क्या रात का खाना ठीक था। कहते हैं कि वह सबसे अच्छे रसोइया नहीं है। जिन बस सहजता से कहते हैं कि दादाजी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वह कहते हैं कि खाना शानदार था और उन्होंने सब कुछ का आनंद लिया। बूढ़े आदमी को यह सुनकर बहुत राहत मिलती है। आप देख सकते हैं कि वह वास्तव में खुश है। फिर दादा दयान से पूछते हैं कि क्या उसे भी खाना पसंद आया, और वह सिर हिलाती है। फिर दादा विषय बदलते हैं और जिनसे उसके स्कूल के पहले दिन के बारे में पूछते हैं। यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अच्छा हुआ। जिन 1 सेकंड के लिए हिचकिचाता है, जवाब देने में थोड़ा नर्वस दिखता है। दयान भी थोड़ा चिंतित हो जाती है, यह सोचकर कि दिन कितना पागलपन भरा था। लेकिन एक पल के बाद जिन बस कहता है कि यह एक अच्छा दिन था। जब दादा यह सुनते हैं तो उनका चेहरा पूरी तरह से खिल उठता है। वे बहुत राहत और खुशी महसूस करते हैं। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, जिन अभी भी जाग रहा होता है। वह उस समय को याद कर रहा होता है जब उसके दादा ने उसे फिर से देखा था, और उसे याद आता है कि वह बूढ़ा आदमी कितना खुश था। अपने दादा और बहन के साथ थोड़ी देर रहने से जिनका ठंडा दिल पिघलने लगा है। फिर वह विमान दुर्घटना के बारे में सोचने लगता है। सभी यात्री घबरा रहे थे, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर रहे थे। जब बाकी सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, जिनके माता पिता बस उसका मास्क लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे ताकि वह सांस ले सके। वह एक डरावना दिन था। जैसे ही उसे याद आता है कि विमान गिरने लगा था, जिन अचानक जाग जाता है, बिस्तर से कूदकर और बुरे सपने से तेज सांस लेता हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है ये सिर्फ एक सपना था।
वह अपनी घड़ी देखता है और देखता है कि सुबह हो गई है। जब वह वहाँ बैठा होता है तो उसे लिविंग रूम से आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह उठता है और जांचने जाता है और पाता है कि उसकी बहन नाश्ता बना रही है। वह पूछता है कि उनके दादा कहाँ हैं। वह बताती है कि दादा बहुत जल्दी काम पर चले गए। वह समझाती है कि उन्होंने कुछ समय की छुट्टी ली थी ताकि जब जिन वापस आए तो वह वहाँ हो, लेकिन अब उनकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। वह अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और जाने के लिए तैयार होती है। वह जिनसे कहती है कि नाश्ता मेज पर है और सुनिश्चित करती है कि वह खाना खा ले। उसके जाने के बाद जिन बस उस सारे खाने को देखता है जो उसने उसके लिए रखा था। वापस स्कूल में हम देखते हैं कि बदमाश लड़की सुनहरे बालों वाली हुएजिन के साथ है। पता चलता है कि हुएजिन को पता चला कि नया ट्रांसफर छात्र डेयोन का भाई है। बदमाश लड़की घबराकर कहती है, हाँ ये सच है। वह जिन के साथ हुई घटना के बारे में सोचने लगती है और याद करके डर जाती है कि उसने उसके दो दोस्तों को सिर्फ एक पंच में गिरा दिया था। हुएजिन पूछती है कि वह इतनी डरी हुई क्यों है, लेकिन बदमाश लड़की बस जमी रहती है, कुछ कहने के लिए बहुत डरी हुई। सच कहूं तो मैं उसे बुली लड़की कहकर थक गया हूं, तो अब से चलो उसे चिकन शेक कहते हैं। हुएजिन चिकन शेक से बार बार पूछती रहती है कि क्या हुआ। आखिरकार चिकन शेक खुद को संभालती है और कहती है कि शायद उन्हें डेयोन से उलझना बंद कर देना चाहिए। जिनकी वह घूरती हुई नजर अभी भी उसके दिमाग में बसी हुई है और वह उसे भूल नहीं पा रही है। भले ही वह डरी हुई है, वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक है, क्योंकि हुएजिन और उसका भाई स्कूल में सबसे ताकतवर हैं और कोई उनसे पंगा नहीं लेता। थोड़ी देर बाद हम फिर से डेयोन को देखते हैं और क्या देखते हैं, उसे हमेशा की तरह सिर पर जोर से मारा जाता है। वह मुड़कर देखती है कि हुएजिन और चिकन शेक फिर से उसे परेशान करने के लिए तैयार है। डायोन उनसे पूछती है कि अब वे क्या चाहते हैं। हुएजिन बस उसे उनके साथ चलने के लिए कहती है। जब डायोन पूछती है कि कहाँ, तो घमंडी गोरी नाराज हो जाती है। वह डेयोन पर चिल्लाती है कि वह सख्त बनने का नाटक करना बंद करे और जो कहा जा रहा है वह करे अगर वह चोट नहीं खाना चाहती। वह यह भी कहती है कि भाई होने से कुछ नहीं बदलता। अगली बात जो आप जानते हैं, हम स्कूल के रिसाइकलिंग क्षेत्र में हैं और डेयोन को घमंडी सुनहरे बालों वाली लड़की पूरी तरह से पीट रही है। कुछ लाते मारने के बाद सुनहरे बालों वाली लड़की डेयोन से कहती है कि नीचे ही रहो। डेयोन सांस लेने की कोशिश कर रही है और पूछती है कि उसे पीटा क्यों जा रहा है। तभी हुएजिन अपने भाई का जिक्र करती है। वह डायोन से कहती है कि अपने भाई को चेतावनी दे कि वह इतना अकड़ू और आत्ममुग्ध होना बंद करे। वह स्पष्ट करती है कि उसके भाई के साथ जो भी होगा वह उनकी समस्या नहीं है, क्योंकि वह बहुत बुरे समय से गुजरने वाला है। डायोन उलझन में है और पूछती है कि क्या वे अब उसके भाई के पीछे जा रहे हैं। हुएजिन कहती है हाँ, और उसे याद दिलाती है कि जिन दो लड़कों को जिनने पीटा था वे उसके अपने भाई के दोस्त हैं। चूंकि डायोन और उसके भाई ने उनके साथ छेड़छाड़ की, वे इससे बच नहीं सकते। यह भालू को छेड़ने जैसा है। यह सुनकर डायोन का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो जाता है। वह दो गुंडों पर चिल्लाती है, पूछती है कि वे उसके भाई के साथ क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए उसे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ का निशान रह जाता है, लेकिन वह दर्द कुछ भी नहीं है उस दर्द के सामने जो उसे यह जानकर होता है कि उसका भाई खतरे में है। डायोन अपने दांत भींचती है, खुद को संभालती है और वहां से भाग जाती है, उन दो गुंडा महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए। दृश्य फिर से तीसरे वर्ष के कक्षा में बदल जाता है। आप हवा में तनाव महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि नियमित बदमाश भी चुप है। हर कोई नर्वस है, क्योंकि स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश अपने दल के साथ अंदर आया है और ऐसा लगता है कि जिन के साथ चीजें बिगड़ने वाली हैं। लेकिन जिन, वह बस वहां बैठा है, बिल्कुल शांत। कल जो दो लोग बुरी तरह से हारे थे, वे भी वहां हैं, अपने बॉस के साथ चल रहे हैं और उनके पीछे सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे ताकतवर। ठीक उसी समय जैसे कि यह योजना बनाई गई हो, डायोन कक्षा में घुसती है। वह हाँफ रही है, उसका चेहरा चोटिल है और उसकी यूनिफॉर्म पूरी गंदी है। जिन अपनी सीट से उछल पड़ता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह अपनी बहन के चोटिल चेहरे और गंदी यूनिफॉर्म को देखता है। बदमाश बॉस बकवास करना शुरू करता है, ये मजाक उड़ाते हुए कि जिन की बहन उसके बारे में कितनी चिंतित है। वह बताता है कि उसकी अपनी बहन हुएजिन बस उसे हमेशा काम करने के लिए तंग करती रहती है। फिर हुएजिन आगे बढ़ती है और अपने भाई से कहती है कि उसे उसके लिए बुरा तभी लगेगा जब उसे वास्तव में मार पड़ेगी। इस बीच जिन बस जड़वत है, अपनी बहन को चोटिल देखकर पूरी तरह से भयभीत। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि वह क्या करता है, दृश्य उस सुबह पहले का है जब छात्र कक्षा में आ रहे थे। हम देखते हैं कि बेचारा योंगचान डरा हुआ है, क्योंकि दो लड़के उसके सिर को निशाना बना रहे हैं। जेह्यूंग खुद पर गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने सीधा निशाना लगाया और अपने दोस्त से इसके बारे में शेखी बघारने लगता है। ह्युक्जिन नाराज हो जाता है और पास के एक बच्चे से उसका इरेजर मांगता है। शर्मीला छात्र उसे दे देता है और ह्युक्जिन उसे पकड़ लेता है। वह पूरी ताकत से घुमाकर फेंकता है और योंगचान के सिर पर सीधा मारता है। वह एकदम सही निशाना लगाने के लिए खुशी से नाचता है, लेकिन जेह्यूंग इसे कम करके दिखाने की कोशिश करता है। कहता है कि यह सिर्फ किस्मत थी। दोनों एक दूसरे के हेडशॉट गेम को मात देने की कोशिश करते हैं। जेह्यूंग फिर से कोशिश करने का फैसला करता है, अपने हाथ को पागलों की तरह घुमाते हुए गरीब योंगचान पर इरेजर फेंकने के लिए। लेकिन आश्चर्य, जिन बीच में आ जाता है और इरेजर उसे साइड में लग जाता है। दोनों बदमाश इस रुकावट से नाराज हो जाते हैं और इरेजर बस फर्श पर गिर जाता है। फिर जिन बस अपने सीट पर बैठ जाता है, जो डरे हुए योंगचान के बगल में है। लाल बालों वाला स्पष्ट रूप से चिढ़ रहा है। उसे लग रहा है कि जिन उसकी नसों पर चढ़ रहा है। ह्युक्जिन तय करता है कि उन्हें जिनको सबक सिखाना चाहिए कि वह क्यों शामिल हुआ, और लाल बालों वाला इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच जिन बस अपना बैग नीचे रखता है और योंगचान से पूछता है कि क्या वह ठीक है। बेचारा धीरे से कहता है कि वह ठीक है, लेकिन उसकी पीली शक्ल से साफ है कि वह बिल्कुल ठीक नहीं है। योंगचान बस बुलियों की तरफ देखने से बचने के लिए जिन की ओर झुकता है और पूछता है कि क्या वह स्कूल के बाद बाहर घूमना चाहता है। जिन कहता है कि वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी बहन के साथ घर जाना है। शर्मीला बच्चा दिलचस्पी दिखाता है और पूछता है कि क्या उसकी बहन भी उसके साथ ट्रांसफर हुई है। जिन कहते हैं नहीं, वह पहले से ही यहाँ स्कूल जा रही थी। जब योंगचान उसका नाम पूछते हैं तो जिन उन्हें बताते हैं कि उसका नाम डायोन है। योंगचान,
यांग चान ये सुनकर काफी हैरान है। जिन पूरी तरह से उसकी प्रतिक्रिया को नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वह उसे जानता है। पहले यांग चान कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर वह मानता है कि दाउन स्कूल में कठिन समय से गुजर रही है। वह बताता है कि मिडिल स्कूल में वह बहुत लोकप्रिय थी क्योंकि वह होशियार और सुंदर थी, इसलिए बहुत से लड़के उसे पसंद करते थे। लेकिन फिर एक सुनहरे बालों वाली लड़की जिसका नाम हुएजिन था जलन करने लगी और उसे परेशान करने लगी। जिन पूछता है कि क्या किसी ने इसे रोकने की कोशिश की। योंग चान कहता है कि बुली हुएजिन का एक भाई है जिसका नाम गिसु किम है और वह पूरे स्कूल में सबसे बड़े उपद्रवियों में से एक है। और इससे भी बुरा यह है कि दाउन और हुएजिन एक ही होम रूम में है। उसे इतनी बुरी तरह से तंग किया जाता है कि बाकी सभी छात्र हैरान हैं कि वह अब भी स्कूल आती है। जिन ने समझ लिया कि हुएजिन ने उसकी बहन को तंग करना इसलिए शुरू किया क्योंकि किसी लड़के को वह पसंद थी, लेकिन योंग चान दुखी होकर बताता है कि यह तो बस एक बहाना था। हुएजिन तो बस किसी को तंग करने के लिए ढूंढ रही थी। जिन का दिमाग कुछ दिन पहले की बातों की ओर चला जाता है। उसके दादा उम्मीद कर रहे थे कि जिन को नए स्कूल में आसानी से घुलने मिलने का मौका मिलेगा। उनके दादा ने दाउन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह भी स्कूल में ठीक कर रही है। उस समय प्यारी छोटी दाउन ने अपने दादा से वादा किया कि सब कुछ अच्छा है। कभी यह नहीं बताया कि उसे हर दिन तंग किया जा रहा था। उसके दादा ने उसकी तारीफ की, कहते हुए कि दाउन एक महान छात्रा है और उसके शिक्षक हमेशा उसके बारे में अच्छी बातें कहते हैं। वर्तमान में वापस आकर जिनको एहसास होता है कि उसकी बहन सिर्फ दिखावा कर रही थी, सब कुछ छुपा रही थी ताकि उनके दादा परेशान न हो। तभी शरारती गुंडों में से एक दरवाजा लात मारकर खोलता है और उनका पूरा गिरोह कक्षा में घुस जाता है। ह्युक जिन तुरंत गिरोह से पूछता है कि वे उनकी कक्षा में क्या कर रहे हैं। गिसु किम, जो पूरे स्कूल के बड़े गुंडों में से एक है, बस कहता है कि वह कुछ काम करने आया है। ह्युक जिन गिसु को देखकर हैरान है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। देखो, ह्युक जिन एकदम छोटा मोटा है, वह बाकी गुंडों को संभाल सकता है, लेकिन वह जानता है कि गिसु किम से उलझना सही नहीं है। इस बीच गिसु के चमचे जिनकी ओर इशारा करते हैं। जब जीसू उसे देखता है तो वह अपने लोगों पर चिल्लाने लगता है, गुस्से में कि उन्हें किसी दुबले पतले लड़के ने पीट दिया। वह अपने चमचों को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर जिनकी ओर इशारा करते हुए उसे बुलाता है। जिन तुरंत खड़ा हो जाता है। लाल बालों वाला और ह्युक जिन पूरी तरह से उलझन में है, सोच रहे हैं कि जिन ने ऐसा क्या किया जिससे गिसु नाराज हो गया। वे दोनों सोच रहे हैं कि अब जिन पूरी तरह से फंस गया है, लेकिन जिन बस वहीं खड़ा रहता है और पूछता है कि क्या गिसु ही असली बॉस है। गिसु बस मुस्कुराता है। ये मजेदार लगता है कि जिन को यह समझने में इतना समय लगा कि शो कौन चलाता है। वह अपने एक गुर्गे की ओर मुड़ता है और उसे कहता है कि वहां बेवकूफ की तरह खड़ा रहना बंद करो और कुछ करो। आप देख सकते हैं कि गुर्गा डरा हुआ है, लेकिन वह धीरे धीरे जिन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले दाउन कमरे में घुसता है, पूरी तरह से हांफते हुए। और इससे हम वर्तमान में वापस आते हैं, जहां जिन अपनी पिटी हुई बहन को देख रहा है। आंसू दाउन के चेहरे पर बहने लगते हैं जब वह जिन से इस मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगती है। इस बीच हुएजिन आंसुओं पर हंसती है और उसे एक पूरी ड्रामा क्वीन कहती है। लेकिन जिन अपनी बहन से कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। इससे पहले कि वह कुछ और कह सके, वह अचानक गुस्से में आ जाता है। वह चमचे को इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वह जमीन पर गिर जाता है बेहोश। जिनको पहले लड़ते हुए देख चुके अन्य गुंडे कांपने लगते हैं। एक आदमी के गिरने के बाद जिन अपनी बहन की ओर मुड़ता है और कहता है कि इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मोटा आदमी जिन की ओर मुट्ठी तान कर दौड़ता है, लेकिन जिन बस उसके हाथ को ऐसे हटा देता है जैसे कुछ नहीं। वह आदमी के गले में एक मौका देखता है और उसे एक तेज क्रूर चॉप से मारता है जैसे एक निंजा। बदमाश खांसने और घुटने लगता है और फिर गिर जाता है। आखिरी गुंडा पत्ते की तरह कांपते हुए जिन पर मुक्का मारने की कोशिश करता है। जिन उसे पसलियों पर एक जोरदार प्रहार करता है और बहुत तेजी से उसे भी जमीन पर गिरा देता है। इस बीच गिसु का आत्मविश्वास आखिरकार डगमगाने लगता है, जिनको अपनी टीम को ऐसे गिराते हुए देखकर जैसे वे कुछ भी नहीं हो। कक्षा के स्थानीय नकली गुंडे बस खड़े रहते हैं, उनकी आंखें चौड़ी और पूरी तरह से खाली। यहाँ तक कि हुएजिन और चिकन शेक भी घबरा रहे हैं, पूरी तरह से अपना आपा खो रहे हैं। आखिरी दो लोगों को गिराने के बाद जिन गिसु की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि उसकी बहन इन गुंडों की वजह से परेशान हो रही है और वह इसे यूं ही नहीं जाने देगा। गिसु आखिरकार कुछ कहता है, मुस्कुराते हुए स्वीकार करता है कि जिन कोई कमजोर नहीं है। फिर एक मुस्कान के साथ गिसु जिन के सिर पर एक बहुत तेज किक मारता है, लेकिन जिन उसे आसानी से रोक लेता है, जिससे गिसु पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे नहीं लगा था कि जिन इतना तेज होगा, तो गिसु अपने दूसरे पैर से एक और किक मारता है और जिन उसे भी उतनी ही आसानी से रोक लेता है। जिन गिसु के पैर को पकड़ता है, उसे पास खींचता है और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है। घूंसा लगते ही खून उड़ता है और गिसु फर्श पर रैगडॉल की तरह गिर जाता है। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा है और वह पूरी तरह से डर के मारे जिन की ओर देखता है, जो उसके ऊपर मौत के देवदूत की तरह खड़ा है। बिना किसी हिचकिचाहट के जिन उस बदमाश के चेहरे पर लात मारता है और भी खून उड़ जाता है। जो आदमी इतना बहादुर और घमंडी बन रहा था, वह अब जमीन पर है, पूरी तरह से पराजित और अपमानित। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरानी से जिन को देखता है, जिसने एक ही झटके में सबसे बड़े गुंडों में से एक को हरा दिया। दो बीटा गुंडे बस फर्श पर जबड़े गिराए देख रहे हैं, यह विश्वास नहीं कर पा रहे कि जिन ने गिसु जैसे बड़े खिलाड़ी को इतनी आसानी से हरा दिया। लड़कियां भी उतनी ही डरी हुई हैं, खासकर सुनहरे बालों वाली। वह हैरान है, सोच रही है कि क्या जिन वाकई में इतना ताकतवर है। जिन हुएजिन की ओर चलने लगता है, जो डर रही है कि उसे भी मारा जाएगा और वही पिटाई होगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, डायोन दौड़कर आती है और अपने भाई से रुकने की विनती करती है। जिन उसे याद दिलाता है कि हुएजिन और उसके साथ ही लंबे समय से उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और वह जानता है कि वे कल भी उसके पीछे आए थे। जब उसे एहसास होता है कि वह सच्चाई जानता है, तो डायोन का चेहरा गिर जाता है और वह बिना कुछ कहे नीचे देखती है। फिर उसे समझ में आता है कि जिन यह सब उसके लिए कर रहा है, तो वह मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि वह ठीक है।
और उसे बस रुक जाना चाहिए। उसका भाई एक सेकंड के लिए सोचता है, लेकिन अंत में सहमत हो जाता है और उसे उसकी कक्षा तक छोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वे निकलते हैं, पूरा कमरा फुसफुसाने लगता है। ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि गीसू, जो सबसे ऊपर था, एक लड़के द्वारा हरा दिया गया। यहाँ तक कि बीटा बुली भी मानते हैं कि जिन बहुत सख्त है और वे बहुत राहत महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने पहले उससे लड़ने की कोशिश नहीं की। जब हर कोई बात कर रहा है, सुनहरे बालों वाली लड़की बस कांप रही है। डर और अपमान का मिश्रण इस तथ्य को सहन नहीं कर पा रही कि वे हार गए। इस बीच गिन और डायन साथ चल रहे हैं और वह कह रही है कि वह कितनी हैरान है कि वह लड़ाई में इतना अच्छा है, लेकिन फिर वह फिर से माफी मांगने लगती है। गिन उलझन में है और उससे पूछता है कि वह किस बात के लिए माफी मांग रही है। डायन समझाती है कि यह उसकी गलती है कि वह इस सारे ड्रामा में खींचा गया। उसे बुरा लग रहा है उन लड़ाइयों के लिए जिनमें उसे कल और आज शामिल होना पड़ा। जिन बस उसे गर्म मुस्कान देता है और कहता है कि उसे किसी चीज के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए, यही तो परिवार का काम है, एक दूसरे की रक्षा करना। फिर वह समझाने लगता है कि जहां वह पहले रहता था वहां हर आदमी अपने लिए था। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी और के साथ क्या हो रहा है, जब तक वे खुद ठीक थे। लेकिन यहाँ तक कि वे स्वार्थी लोग भी अपने परिवारों के मामले में अलग थे। और तभी हमें एक पागल युद्ध क्षेत्र का फ्लैशबैक मिलता है, जहां हर जगह धुआं और विस्फोट हो रहे हैं। आप चारों ओर बंदूकें और बम फटने की आवाज सुन सकते हैं। इस सारे हंगामे के बीच हम एक युवा गिन को देखते हैं। वह एक दुश्मन सैनिक को देखता है जो अपनी छोटी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने शरीर का उपयोग करके उसे एक आदमी से बचा रहा है जो उन पर बंदूक ताने हुए हैं। इतनी हिंसा के बावजूद उस सैनिक को अपने बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डालते देखना गिन के मन में बस गया। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि परिवार का वास्तव में क्या मतलब है और यह इतनी बड़ी बात क्यों है। वर्तमान में डायन ये बताती है कि उसे मुश्किल से ही उसकी याद है, तो वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है मदद करने के लिए। गिन मानता है कि उसे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अभी भी परिवार हैं। वह बस चुपचाप खड़ी रहती है और जैसे ही उसके शब्द उसके मन में बैठते हैं, वह थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। वह जल्दी से कहती है कि वह ठीक है और उसे अपनी कक्षा में वापस जाना चाहिए। वह कहती है कि वे पहले से ही उसके क्लासरूम में है। उसे जल्दी से अलविदा कहती है और अंदर चली जाती है, जिससे गिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वापस अपनी कक्षा में हर कोई अभी भी गिन के बारे में बात कर रहा है और वह सारी ध्यान से थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। बीटा बदमाश उसे अंगूठा दिखाते हैं और पूछते हैं कि उसे विदेश में क्या सिखाया गया, क्योंकि उसने उन नए लोगों को ऐसे हराया जैसे वे कुछ भी नहीं थे। वे तारीफ करते रहते हैं, लेकिन गिन बस अपनी कुर्सी में धंस जाता है, थोड़ा अभिभूत दिखता है। यहाँ तक कि उसका दोस्त यंग चुन भी कहता है कि वह शानदार था, जिससे गिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। इस बीच हम हार चुके गुंडों की ओर कट करते हैं, जो इस तरह से शर्मिंदा होने के बाद काफी तनाव में है। उनका बॉस अभी भी बहुत गुस्से में है, शिकायत कर रहा है कि गिन में कुछ अलग है। वह सामान्य तीसरे दर्जे के गुंडे की तरह नहीं लड़ता। उसकी बहन उसे खुश करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि वह मुंह फुलाना बंद करे और कहती है कि यह सिर्फ एक तुक्का था। वह कहती है कि गिन ने उन्हें बस चौंका दिया और उन्हें बाद में पकड़ना चाहिए। लेकिन बाकी बदमाश चुप हैं, क्योंकि अब वे जानते हैं कि गिन एक पूरी ताकत है और उससे उलझना नहीं चाहिए। लेकिन गोरा उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक आदमी है और वे किसी अजनबी को उन्हें हराने नहीं दे सकते। उसका भाई आखिरकार उसे चुप रहने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि अगर उसे लड़ाई का इतना शौक है तो वह खुद जाकर उस आदमी से लड़ सकती है, अगर यह इतना आसान है। बेशक कोई जिनको यह पसंद नहीं आता और वह पलटकर कहती है कि उसे उस पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि किसी अजनबी ने उसे हरा दिया। उसका भाई पूरी तरह से गुस्से में है। आप देख सकते हैं कि हुई जिनकी बातों ने उसे सच में प्रभावित किया है। वह गुस्से में है क्योंकि सच कहें तो वह सच बोल रही है और यह चुभता है। हुई जिन उसे एक आखिरी घूरती नजर देती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि वह अपने भाई के व्यवहार से बहुत निराश है। वह चुपचाप मुड़ती है और बाहर जाते समय दरवाजा जोर से बंद कर देती है। जब वह हॉल में गुस्से में चल रही होती है, चिकन शेख उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। इस बीच गोरी अब भी पूरी तरह से गुस्से में है। वह बहुत निराश है कि वे सभी बदमाश एक लड़के का भी सामना नहीं कर सके। वह कक्षा का दरवाजा जोर से खोलती है और अंदर आती है। जब वह द ह्यून को वहां बैठा देखती है तो उससे पूछती है कि क्या अब वह खुशकिस्मत महसूस कर रही है कि उसका एक भाई है। वह इशारा करती है कि अब शायद द ह्यून बिना किसी चिंता के स्कूल जा सकती है और अगर कुछ गलत होता है तो अपने बड़े भाई के पास भाग सकती है। द ह्यून कुछ नहीं कहती, जिससे हुई जिन और भी नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि अब जब द ह्यून के पास उसका भाई है तो वह उसे नजरअंदाज कर रही है। हुई जिन अपने दांत भींचती है और स्पष्ट कर देती है कि वह द ह्यून को सिर्फ इसलिए कुछ भी करने नहीं देगी क्योंकि उसके पास एक भाई है। जैसे ही अंधेरा होने लगता है, छात्र घर की ओर जाते हैं। हम भीड़ में अपनी लड़की को थोड़ा उदास देखते हैं। वह बस सोच रही है, याद कर रही है जब उसके भाई ने उसके लिए खड़ा होकर उन गुंडों से लड़ाई की थी। उसे याद आता है कि उसने कहा था कि वे परिवार हैं और वह सोचती है कि क्या इसका मतलब है कि वह आखिरकार स्कूल में तंग किए जाने की चिंता करना बंद कर सकती है। ये सोचने लगती है कि होई जिनके साथ चीजें कितनी दुखद थीं, कैसे वह हमेशा उसके इशारों पर चलती थी और एक वफादार कुत्ते की तरह जो कुछ भी वह कहती थी करना पड़ता था। हर बार जब उसने अपने लिए खड़ा होने की कोशिश की तो उसे थप्पड़ ही पड़ता। अचानक उसका भाई उसके पीछे आ जाता है और पूछता है कि क्या कुछ गलत है। वह पूरी तरह से चौंक जाती है, लेकिन वह उसे बताता है कि उसने पहले ही कई बार उसका नाम पुकारा और उसने जवाब नहीं दिया। उसकी बहन जल्दी से माफी मांगती है, कहती है कि उसने उसे सुना नहीं और फिर पूछती है कि क्या वह फिर से उसका इंतजार कर रहा था। वह सिर हिलाता है और कहता है हाँ, क्योंकि उसे अभी भी घर का रास्ता नहीं पता। तो वे साथ में घर की ओर चलने लगते हैं, ये बात करते हुए कि कुछ किराने का सामान ले लें, क्योंकि उनके दादा हमेशा देर से घर आने पर भूखे रहते हैं। जैसे ही वे चल रहे हैं, वह शरारती लड़की उनके पीछे खड़ी है। वह पूरी तरह से गुस्से में दिख रही है और हमारी लड़की को मुस्कुराते हुए देख नहीं सकती। ये लड़की बस सही मौके का इंतजार कर रही है ताकि वह द ह्यून के चेहरे से वो मुस्कान मिटा सके। अगली बात जो हम जानते हैं, वे दोनों एक दुकान में खरीदारी कर रहे हैं। लड़की को यह तय करने में कठिनाई हो रही है कि क्या खरीदना है और दुकान में अन्य लोग उन्हें घूर रहे हैं। दुकान में सभी लड़कियां हमारे लड़के को घूर रही हैं और द ह्यून इस बात पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकती कि उसे लड़कियों से कितनी ध्यान मिल रही है।
वह जानती थी कि वह स्कूल में लोकप्रिय था, लेकिन जाहिर है कि वह हर जगह अलग दिखता है। सिर्फ जिज्ञासा से दाहियुन आखिरकार अपने भाई से पूछती है कि क्या उसके कभी कोई गर्लफ्रेंड थी जब वह विदेश में रह रहा था। यह सवाल उसे पूरी तरह से चौंका देता है और वह ऐसा दिखता है जैसे उसने कभी गर्लफ्रेंड शब्द सुना ही नहीं हो। उसे इतना उलझन में देखकर दाहियुन समझाती है कि उसका मतलब है जैसे कोई लड़की जिससे वह डेटिंग कर रहा था। वह बस कहता है कि उसके पास कभी कोई नहीं थी, जिससे उसकी बहन कहती है कि उसे इस बारे में सोचना चाहिए, खासकर क्योंकि लड़कियां उसकी ओर चुंबक की तरह खींचती हैं। वह एक सेकंड के लिए चुप रहता है, फिर कहता है कि वह हमेशा गर्लफ्रेंड के लिए बहुत व्यस्त रहा है। दाहियुन समझ जाती है, खासकर क्योंकि वह नए देश में ढलने में व्यस्त रहा है। तभी वह सवाल उस पर पलट देता है और पूछता है कि क्या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है। यह सवाल उसे चौंका देता है और वह जल्दी से कहती है कि उसका भी कभी कोई नहीं रहा। जब वह पूछता है क्यों, तो वह बस कहती है कि वह भी व्यस्त रही है। जब वे घर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उनके दादा ने हमारे लड़के को एक नया सैमसंग गैलेक्सी फोन दिया। वो थोड़ा उदास है क्योंकि वह एक आईफोन चाहता था। दादाजी जल्दी से उसे समझाते हैं कि आईफोन की बैटरी लाइफ बहुत खराब होती है और सैमसंग बेहतर है, खासकर जब हर दूसरे बच्चे के पास आईफोन है। ये एक मजेदार छोटी चुटकी है, जैसे सैमसंग होने से वह अनोखा बन जाएगा। दूसरी ओर दहियुन बहुत उत्साहित है क्योंकि वह गैलेक्सी फोन चाहती थी और वह बता सकती है कि यह सबसे नया है। हमारा लड़का फोन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और उनके दादाजी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने पहले ही उसमें अपना और दहियुन का नंबर डाल दिया है। दाहियुन को आश्चर्य होता है कि उनके दादा ने यह खुद किया, क्योंकि आमतौर पर वही उन्हें तकनीकी चीजों में मदद करती है। दादा जल्दी से समझाते हैं कि सेल्स पर्सन ने उनकी मदद की। वह मुस्कुराते हुए जोड़ते हैं कि उन्होंने सुना है कि युवा लोग खुद चीजें अनबॉक्स करना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने उम्मीद की कि हमारे लड़के को बुरा नहीं लगेगा कि उन्होंने नंबर सेव करने के लिए इसे खोला। जिन बस कहते हैं कि उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है। फिर दादाजी दहियुन से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि दुकान में केवल एक ही बचा था, इसलिए वह उसके लिए नहीं ले सके। दहियुन उन्हें बताती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वे सब अंत में एक शानदार डिनर करते हैं, बस बातें करते हुए और परिवार के साथ समय बिताते हुए। उस रात बाद में हमारा लड़का अभी भी अपने नए फोन के साथ व्यस्त है और वास्तव में गैलेक्सी चीज में दिलचस्पी लेने लगा है। वह सोचने लगता है कि शायद सैमसंग फोन इतने बुरे नहीं हैं और शायद आईफोन से भी बेहतर हो सकते हैं। फिर दृश्य मेजर कांग की ओर कट जाता है, जो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं जब उनका फोन बजता है। यह जिनका फोन है जो उसे बताने के लिए है कि उसके पास एक नया फोन और एक नया नंबर है। मेजर इस पर थोड़ा हैरान है। उसके पीछे खड़ा जूनियर अधिकारी यहाँ तक पूछता है कि क्या मेजर कांग ने पहले से ही जिनको फोन नहीं दिया था, और मेजर कहते हैं कि उन्होंने दिया था। तभी वह गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वह बताता है कि उसने जिनको सबसे महंगा आईफोन दिया था, इसलिए वह बहुत नाराज है कि जिन ने उसे पहले ही बदल दिया। अगली सुबह जिन शॉवर से बाहर आता है और देखता है कि उसकी बहन अपनी यूनिफॉर्म में बाहर जा रही है। जाने से पहले जिन पूछता है कि वह इतनी जल्दी क्यों जा रही है। वह बस कहती है कि वह लेट हो रही है और वहां से निकल जाती है। वह ये भी चिल्लाती है कि रात का खाना तैयार है और उसे बस बर्तन सिंक में रखने हैं। जब वह सड़क पर दौड़ रही होती है तो वह अपना फोन चेक करती है और राहत महसूस करती है कि वह समय पर पहुंच जाएगी। वह देर से इसलिए हुई क्योंकि उसने उनके दादा के लिए सूप बनाया था, लेकिन जब उन्होंने उसे खाया और मुस्कुराए तो वह पूरी तरह से इसके लायक था। वह बस खुश है कि वह उनके लिए कुछ अच्छा कर सकी, लेकिन उसकी खुशी का पल तब खत्म हो जाता है जब कोई उसे जोर से पसलियों में लात मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। 3 लड़कियां हुडी और मास्क पहने उसके ऊपर खड़ी हैं, अपनी पहचान छुपाते हुए। सामने वाली लड़की दहियुन से कहती है कि वह देखकर चले और कहती है कि उसकी टखना लगभग टूट गई थी। ये स्पष्ट है कि वे सिर्फ झगड़ा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मांग करते हैं कि दहियुन माफी मांगे जो उसने कथित रूप से किया। बेचारी लड़की जल्दी से सिर हिलाती है और कहती है कि उसे वास्तव में खेद है, लेकिन शोरगुल करने वाली नेता इससे खुश नहीं होती और दहियुन के चेहरे पर थप्पड़ मारती है। उसे कहती है कि वह एक रोते हुए कुत्ते की तरह माफी मांगे। तभी उनमें से एक लड़की जो पोनीटेल में है सुझाव देती है कि वे सब कराओके चलें ताकि थोड़ा तनाव कम कर सकें। दूसरी लड़की सहमत होती है, कहती है कि उन्हें आराम करने और मजे करने की जरूरत है। फिर पोनीटेल वाली लड़की नीचे झुककर दहियुन की आंखों में देखती है। मुस्कुराते हुए वह उसे उनके साथ कराओके चलने का निमंत्रण देती है, कहती है कि वे बहुत मजे करेंगे। जैसे ही दहियुन उसकी आवाज सुनती है, उसे पता चल जाता है कि यह हुईजन किम है और वह निश्चित रूप से उसकी जिंदगी को नर्क बनाने आई है। अगली बात जो उसे पता चलती है, वे किसी संदिग्ध कराओके जगह पर है। मैनेजर उन संदिग्ध दिखने वाली लड़कियों को देखता है और उसे बुरा एहसास होता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर घबराते हुए उनके कमरे की ओर जा रहा है। वह खुद से बड़बड़ाता है कि आजकल के बच्चे कितने जंगली हो गए हैं और सोचता है कि उन्होंने किस तरह की गड़बड़ी की होगी, क्योंकि उसने उनके कमरे से सिर्फ चीखने की आवाजें सुनी थीं। मैनेजर दरवाजा खोलता है और देखता है कि दहियुन फर्श पर पड़ी है, साफ तौर पर पिटाई हुई है। सौभाग्य से वह जाग रही है और धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। उसके हाथ कांप रहे हैं जब वह अपनी चीजें उठाने की कोशिश करती है। मैनेजर इससे पूरी तरह से भ्रमित है और एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन दहियुन सिर्फ ना कहती है और दरवाजे से बाहर लड़खड़ाती हुई चली जाती है। इस बीच स्कूल में शिक्षक उपस्थिति ले रहे हैं और देखते हैं कि दहियुन गायब है। अन्य छात्र कहते हैं कि वह वहां नहीं है और हर कोई भ्रमित है क्योंकि दहियुन वह प्रकार नहीं है जो स्कूल छोड़ दे। पृष्ठभूमि में हुईजिन किम के चेहरे पर एक मुस्कान है, स्पष्ट रूप से इससे खुश। चिकन शेक झुककर उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि दहियुन ठीक है। होजिन बस उसे घबराने के लिए मना करती है, उसे याद दिलाते हुए कि दहियुन का गायब होना उनसे कोई लेना देना नहीं है। चिकन शेक घबराहट में सहमत हो जाती है, बस ऐसा दिखाते हुए कि यह सच है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार स्कूल का दिन खत्म हो जाता है। हमेशा की तरह हमारा लड़का अपनी बहन का बाहर इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे भीड़ में कहीं नहीं देख पाता। भीड़ छंटने लगती है और जल्द ही लगभग खाली हो जाती है, लेकिन उसकी बहन अभी भी नहीं दिखती। वह थोड़ा और इंतजार करता है, फिर सोचता है कि शायद वह उसके बिना घर चली गई, इसलिए उसे फोन करने के लिए अपना फोन निकालता है। इस बीच वह पहले से ही घर पर है। उसके फोन पर उसके कॉल्स की घंटी बज रही है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है।
आखिरकार वह बस घर चला जाता है। वह तुरंत दरवाजे के पास उसके जूते देखता है। वह अपना बैग उतारता है, उसके कमरे की ओर जाता है और धीरे से दरवाजा खटखटाते हुए पूछता है कि क्या वह अंदर है। वह जल्दी से एक जवाब और उसका भाई जिन बहुत राहत महसूस कर रहा है कि वह वास्तव में घर पर है। वह उससे पूछता है कि क्या चल रहा है, ये बताते हुए कि उसने उसे कॉल करने की कोशिश भी की लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। दाह्यून कहती है कि उसे वास्तव में खेद है, ये समझाते हुए कि वह शायद सो रही थी। जिन तुरंत उसकी आवाज में अजीब माहौल को महसूस करता है और पूछता है कि क्या वह एक पल के लिए अंदर आ सकता है। दाह्यून जल्दी से एक बहाना बनाती है, उसे बताती है कि वह पहले ही बिस्तर में है क्योंकि वह बीमार महसूस कर रही है। चिंतित होकर जिन पूछता है कि क्या यह कुछ गंभीर है, वह उसे आश्वस्त करती है कि यह सिर्फ हल्का बुखार है और वह थोड़ी आराम के बाद पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जिन उसे कहता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे कॉल करे और जाने लगता है उसके लिए कुछ दवा खरीदने की योजना बनाता है। लेकिन फिर वह दरवाजे पर अचानक रुक जाता है जब वह उसके जूतों पर खून के धब्बे देखता है। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि कुछ बुरा हुआ होगा क्योंकि जूतों पर खून होना सामान्य दृश्य नहीं है। जैसे ही उसे समझ आता है वह फर्स्ट एड किट उठाता है और उसकी चोटों की देखभाल करने के लिए उसके कमरे में दौड़ता है। जैसे ही वह उसके छोटे चेहरे पर पट्टी बांधना शुरू करता है वह सिहर उठती है। यह स्पष्ट है कि जिनको अभी भी पूरी स्थिति का पता नहीं है। दाह्यून उसे बताती है कि वह साइकिल से बचने की कोशिश करते हुए सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन जिन ये इंगित करता है कि उसकी चोटें एक साधारण दुर्घटना के लिए बहुत गंभीर लगती हैं और पूछता है कि क्या वह सच में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाती है, फिर जोर देती है कि वह पूरी तरह से ठीक है। मेरा मतलब है, यह समझ में आता है कि वह अस्पताल क्यों नहीं जाना चाहती। अगर वह जाती तो उन्हें तुरंत पता चल जाता कि उसकी चोटें सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं है। फिर दृश्य अचानक दाह्यून के अतीत में चला जाता है और हम अचानक प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं। दाह्यून प्रिंसिपल को समझा रही है कि उसे ह्वेजिन ने पीटा था, हालांकि ह्वेजिन सब कुछ साफ साफ नकार रही है। पुलिस भी शामिल है और दाह्यून लगातार जोर देती है कि ह्वेजिन ने ही उस पर हमला किया था। वह कहती है कि ह्वेजिन ने मास्क और टोपी पहनी हुई थी, लेकिन उसने उसकी आवाज पहचानी और वह 100% निश्चित है कि वही थी। इसके अलावा ह्वेजिन का स्कूल में उसे धमकाने का इतिहास है। लेकिन फिर ह्वेजिन एक आत्मसंतुष्ट सी मुस्कान के साथ पूछती है कि दाह्यून उसे कैसे दोष दे सकती है जब उसने उसका चेहरा कभी देखा ही नहीं। प्रिंसिपल दाह्यून से पूछते हैं कि क्या उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिसने उसे चोट पहुंचाई। दाह्यून फिर से कहती है कि हमलावर का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह से सुनिश्चित है कि वह ह्वेजिन थी। इस बिंदु पर ह्वेजिन की मां पूरी तरह से आपा खो देती है। वह गुस्से में दाह्यून पर पुलिस को इसमें घसीटने और अपनी बेटी को एक झूठे आरोप पर अपराधी की तरह पेश करने का आरोप लगाती है। प्रिंसिपल मां को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है और स्पष्ट कर देती हैं कि वह नहीं मानेंगी। इस बीच आप देख सकते हैं कि दाह्यून का आत्मविश्वास टूट रहा है क्योंकि उसे एहसास होता है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, भले ही वह जानती है कि यह ह्वेजिन थी। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी संदेह में दिखते हैं। मां मांग करती है कि दाह्यून तुरंत उसकी बेटी से माफी मांगे, लेकिन हमारी लड़की अपनी बात पर अड़ी रहती है। उस महिला से कहती है कि वास्तव में उसकी बेटी ने ही उस पर हमला किया था। घमंडी मां इस पर और भी गुस्सा हो जाती है और तय करती है कि वह इसे दाह्यून के माता पिता के साथ उठाएगी। वह मांग करती है कि दाह्यून तुरंत अपने माता पिता को स्कूल बुलाए। ये पूरी तरह से दाह्यून का दिल तोड़ देता है। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगते हैं और वह उन्हें रोक नहीं पाती, जबकि जिसने उसे चोट पहुंचाई वह बिना किसी परिणाम के हंसता है और चला जाता है। वर्तमान में वापस उसे लगता है कि वह बिल्कुल उसी स्थिति में फंसी हुई है। उसे लगता है कि बिना किसी ठोस सबूत के बोलना बेकार है और वह अपने दादा को परेशान नहीं करना चाहती, जो हमेशा उसके लिए एक बड़ा सहारा रहे हैं। अचानक जिन उसकी तनावपूर्ण नजर देखता है और उसके माथे पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या वह सच में ठीक है। लड़की कमजोर आवाज में जवाब देती है कि वह ठीक है। जिन बताते हैं कि भले ही उसकी कोई हड्डी टूटी नहीं है, लेकिन चोटें काफी बुरी हैं और कुछ दिनों तक दर्द करेंगी। वह सिर हिलाती है, यह देखकर हैरान है कि वह वास्तव में इस काम में बहुत अच्छा है। वह देख सकती है कि पट्टियां पूरी तरह से लगाई गई हैं। फिर उसका चेहरा उदास हो जाता है जब वह अपने दादा के बारे में सोचती है। उसे चिंता है कि वह सब कुछ जानकर बहुत परेशान हो जाएंगे, खासकर क्योंकि उनका दिल कमजोर है। जिन ये सुनकर काफी हैरान है और वह जोड़ती है कि उनके दादाजी दिल की दवा ले रहे हैं। ये सुनकर जिन वादा करते हैं कि वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके दादाजी को इसके बारे में कभी पता न चले और उसे बस आराम करने पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह जाने लगता है वह उसका नाम पुकारती है। वह उसे एक मीठी मुस्कान देती है और सब कुछ के लिए धन्यवाद देती है और जिन भी उतनी ही गर्मजोशी से उसे मुस्कुराकर जवाब देता है। लेकिन जैसे ही वह उसकी नजरों से ओझल होता है उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वह सोचने लगती है कि क्या उसने कुछ विवरण उससे छुपाकर सही निर्णय लिया। वह सोच रही है कि उनके जैसे कुछ किशोर वास्तव में पूरी बात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिन आपका औसत किशोर नहीं है और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसे पहले से ही यह अंदाजा हो कि उसकी बहन की चोटों के पीछे कौन था। बाद में दृश्य एक क्लब में कट जाता है जहां संगीत तेजी से बज रहा है और जगह भरी हुई है। भीड़ के बीच में हम मुख्य बदमाश गीसू किम को देखते हैं। वह गंभीर रूप से नाराज दिखता है जब वह अपने दल के साथ पीता और हंसता है। वे सभी जिनके बारे में बकवास कर रहे हैं सोच रहे हैं कि एक बच्चा उनके लिए सब कुछ कैसे बिगाड़ सकता था। एक गुंडा बोलता है, उन्हें याद दिलाता है कि वे हार गए क्योंकि उन्होंने जिनको कम आंका। वह जोर देकर कहता है कि अगर वे पहले योजना बना लें तो वे उसे पूरी तरह से हरा सकते हैं। दूसरा गुंडा सहमत होता है, कहता है कि वे उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तीसरा आदमी कहता है कि जिनका उनके सभी के खिलाफ एक साथ कोई मौका नहीं होगा। उनकी सारी बातें सुनकर भी उनका बॉस जानता है कि जिनको हराना आसान नहीं होगा। वह अभी भी उस शर्मनाक हार से गुस्से में है, लेकिन इसे यूं ही नहीं जाने देने का इरादा नहीं रखता। वह निराशा में अपना गिलास पटकता है, लेकिन अनिच्छा से अपने साथियों से सहमत होता है। वह स्पष्ट करता है कि एक के बाद एक लड़ना उनकी शैली नहीं है, इसलिए वे शायद उसे भारी संख्या में घेरने की योजना बनाएंगे।
सभी साथी बड़े शैतानी मुस्कान के साथ इस विचार से स्पष्ट रूप से उत्साहित हैं। ये समूह सोचता है कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन वे सिर्फ गिद्धों का झुंड हैं जो अपने हिस्से का इंतजार कर रहे हैं जिनसे उनके पास आ रहा है। जैसे ही वे योजना बना रहे हैं, गिसू का फोन बजता है। कॉलर आईडी पर छोटी कुतिया लिखा होता है। यह उसकी छोटी बहन होती है और ऐसा लगता है कि गिसू भी उस संपर्क नाम से सहमत है। खैर, वह तुरंत उस पर चिल्लाने लगती है, पूछती है कि वह क्लब में ही क्यों घूम रहा है। गिसू उससे कहता है कि मुद्दे पर आए या वह फोन काट देगा। लड़की जोर देती है कि वह उस पर बहुत बड़ा एहसान करता है। गिसू को नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रही है। फिर वह बताती है कि कैसे दाहियुन को दिन में पहले परेशान किया गया था। वह उसे बताती है कि वे भाई बहनों को इससे बचने नहीं दे सकते, नहीं तो वे स्कूल में अपनी सारी ताकत खो देंगे। उसका भाई थोड़ा गर्वित दिखते हुए उसे बताता है कि उसने अच्छा काम किया। फिर वह बताता है कि वे भी गिन से बदला लेने की योजना बना रहे हैं। उसी समय कोई क्लब में प्रवेश करता है। जब बदमाश यह देखने के लिए मुड़ते हैं कि कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि यह जिन है। वह निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे वह हिसाब चुकाने आया है। गिसू को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है कि जिन उसके इलाके में बस यूं ही चला आया है, लेकिन जिन पूरी तरह से शांत दिखते हुए उनकी मेज की ओर बढ़ता रहता है। गिसू फिर थोड़ा आत्मसंतुष्ट हो जाता है, सोचता है कि यह अच्छा है कि अब उन्हें गिन को अपने बदले के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन गिन वहां दोस्ताना बातचीत के लिए नहीं है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए वह एक गुर्गे का चेहरा पकड़ता है और उसे जोर से मेज के किनारे पर पटक देता है। एक और गुर्गा उस पर हमला करता है, लेकिन गिन का हाथ एक धुंधला होता है और एक ही मुक्का उस आदमी की सारी पसलियां तोड़ देता है। गुंडे का नेता और उसकी टीम केवल अपने दांत पीस सकते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि उनके लोग गिराए जा रहे हैं। बाकी की टीम गिन की ओर दौड़ती है, लेकिन हमारा आदमी पूरी तरह से शांत रहता है। जैसे ही वे करीब आते हैं, वह उनमें से एक को बिना किसी मेहनत के नीचे गिरा देता है, जैसे एकदम बॉस। फिर वह एक बैंगनी बालों वाले आदमी को पकड़ता है और उसे जोर से टेबल पर पटक देता है। जबकि बैंगनी बालों वाला आदमी पूरी तरह से घबरा रहा है, गिन उसके साथ खत्म नहीं हुआ है और उसे दीवार पर गुड़िया की तरह पटक देता है। फिर वह मुट्ठी बनाता है और मोटे के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। गुंडों में से एक गिन पर हमला करने के लिए एक कांच की बोतल पकड़ता है, लेकिन हमारा लड़का बस आराम से उसके हाथ से बोतल छीन लेता है और उसके चेहरे पर जोरदार वार करता है, जिससे गुंडा खून थूकने लगता है। एक और बदमाश पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गिन झुक जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे दर्दनाक तरीके से मरोड़ता है और फिर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है। जिन गुंडे को एक तरफ धकेलता है और तुरंत दूसरे गुंडे का चेहरा पकड़ लेता है। वह उस आदमी का चेहरा अपने घुटने पर मारता है और आप एक भयानक आवाज सुन सकते हैं जब गुंडे की नाक टूट जाती है। सभी गुंडे बेहोश हो चुके हैं। गिसू बस वहीं खड़ा है, पूरी तरह से यह समझने में असमर्थ कि अभी क्या हुआ। इस दौरान उसकी बहन अभी भी फोन पर है और वह पूछने लगती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह सारी अफरा तफरी सुन सकती है। जिन गिसू की ओर मुड़ता है और उसकी आंखों में इतनी ठंडक है कि गिसू कांप उठता है। वह गिसू से पूछता है कि क्या उसे याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार जब उसने देखा था, जिन ने उसे पहले ही अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहा था। गिसू इस बात से हैरान है कि कैसे इतनी जल्दी स्थिति बदल गई। ये कुछ हद तक विडंबनापूर्ण है। उन्होंने जिन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी गैंग पूरी तरह से नष्ट हो गई। जिन ने एकदम प्रोफेशनल की तरह लड़ाई की और कुछ ही सेकंड में उन सबको हरा दिया। वह गिसू से लगातार पूछता रहता है कि उसकी बहन ने उसके साथ क्या किया। गिसू अनजान बनने की कोशिश करता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, जबकि वह चुपके से मेज पर रखे गिलास की ओर हाथ बढ़ा रहा है। वह गिलास को जिन की ओर बिजली की गति से फेंकता है, लेकिन जिन बस एक कदम पीछे हट जाता है, जिससे वह दीवार पर टूट जाता है। जब वह वहीं खड़ा रहता है, गिसू एक बोतल पकड़ता है और उसे जिन पर मारता है। हमारा लड़का फिर से पीछे हटता है, वार को चकमा देते हुए, लेकिन जब गिसू दूसरी बार बोतल घुमाता है तो गिन उसे उसके हाथ से गिरा देता है और एक मुक्का मारता है, जिससे अंदर का पेय हर जगह बिखर जाता है। गिसू इस बार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का उसे एक और जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उसकी नाक से नल की तरह खून बहने लगता है। गिसू पीछे की ओर लड़खड़ाता है, वार के बाद सांस लेने के लिए हाँफता है, जबकि गिन पूरी तरह से शांत और संयमित रहता है। उसे पसीना भी नहीं आता। फिर गिन इस कमीने से पूछता है कि उसे एक बेबस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने में किस तरह की बीमार खुशी मिलती है। आखिरी कोशिश में गिसू एक बोतल पकड़ता है, उसे तोड़ता है और नुकीले सिरे से गिन के सीने में वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का जरा भी नहीं घबराता। वह बस गिसू के हाथ पर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि टूटी हुई बोतल जमीन पर गिर जाती है। फिर वह गिसू का गला पकड़ लेता है और दबाता है, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। गिसू के पैर संघर्ष करते हुए फड़फड़ाते हैं और गिन उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। वह कमीना तड़पता और छटपटाता है, गिन की लोहे जैसी पकड़ से छूटने की बेताब कोशिश करता है, लेकिन हमारा आदमी उसे छोड़ नहीं रहा है। उसका हाथ मजबूती से गिसू के गले पर दबा हुआ है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कभी घमंडी गुंडा अब जानता है कि कौन अब नियंत्रण में है। फिर गिन झुककर गिसू से पूछता है कि उसे उसके साथ क्या करना चाहिए। गिसू, जो उस पिटाई के बाद मुश्किल से होश में है, जवाब भी नहीं दे पाता। जिन उसे आखिरी चेतावनी देता है, यह स्पष्ट करते हुए कि यह आखिरी बार है जब वह उसे आसानी से छोड़ रहा है। वह उसे चेतावनी देता है कि वह उसकी बहन से दूर रहे और गिसू की बहन ह्वेजिन को भी काबू में रखे। वह जोर देकर कहता है कि अगर उसने फिर से गिसू या ह्वेजिन के बारे में अपनी बहन को परेशान करने की अफवाह भी सुनी, तो वह वापस आकर जो शुरू किया था उसे खत्म करेगा। बात को और स्पष्ट करने के लिए गिन उस बदमाश के गले पर अपनी पकड़ और कस देता है, उसे बेहोशी के कगार पर धकेल देता है। अब पूरी तरह से हताश बदमाश बार बार माफी मांगने और छटपटाने लगता है। इसके बाद गिन आखिरकार छोड़ देता है, जिससे गिसू फर्श पर गिर जाता है और हवा के लिए हाँफता और जोर से खांसता है, जबकि गिन वहां से चला जाता है। जब गिन क्लब से बाहर निकलता है तो अंदर के स्टाफ बस घबराए हुए नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, ये नहीं समझ पाते कि उन्होंने क्या देखा। इस बीच ह्वेजिन और उसकी दोस्त चिकन शेक सड़क पर चल रहे हैं।
हुएजिन को बहुत बुरा एहसास होता है और उसे चिंता होने लगती है कि उसका भाई मुसीबत में हो सकता है। जैसे ही वे क्लब में पहुंचते हैं, वे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनते हैं और वहां जिन है। बस कैजुअली चलते हुए हुएजिन पूरी तरह से हैरान है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। वह जिन को रुकने के लिए चिल्लाती है, शायद सोचती है कि वह सब कुछ कूल तरीके से कर सकती है क्योंकि कोई यह साबित नहीं कर सकता कि आज जो हुआ उसके पीछे वही थी। लेकिन जिन अपनी चाल भी नहीं रोकता। अब हुएजिन सच में डरने लगी है। वह पीछे हटने लगती है लेकिन ठोकर खाकर जोर से गिर जाती है। जैसे ही वह अपना कंधा सहला रही होती है, जिनका फोन बजने लगता है। वह उसे देखता है, उसके दादा का फोन है। एक छोटी सी बातचीत के बाद वह बिना कुछ कहे घर की ओर चल पड़ता है, सभी को पीछे छोड़ते हुए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब हुएजिन क्लब रूम में पहुंचती है तो वहां पूरी तरह से तबाही मची होती है। उसका भाई और उसके साथी सब घायल होते हैं। वह तुरंत उस पर बरस पड़ती है, पूछती है कि उसने जिनको फिर से उसे कैसे बर्बाद करने दिया। लेकिन उसका भाई इतना थका हुआ है कि जवाब नहीं दे पाता। वो बस उसे रोक देता है और कहता है कि अब से दाहियों से दूर रहे। हुएजिन यह नहीं समझ पा रही कि यह कितना गंभीर है। बहस करती रहती है, पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। तभी उसका भाई पूरी तरह से थका हुआ दिखते हुए आखिरकार चिढ़ जाता है। वह दांत पीसता है और उस पर चिल्लाता है कि हमारे लड़के की बहन को अकेला छोड़ दे। लेकिन हुएजिन नहीं रुकती। वह वापस चिल्लाती है और पूछती है कि वह उस कमीने से इतना डरता क्यों है। यह आखिरी सीमा होती है। उसके भाई की आंखें गुस्से से पागल हो जाती हैं। वह उसे साफ साफ कहता है कि अगर वह दाहियों से दूर नहीं रहती तो वह खुद उसे नुकसान पहुंचाएगा। यार, इस परिवार का चीजों को संभालने का तरीका गड़बड़ है। ये पागलपन है कि वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने के बारे में इतनी आसानी से बात करते हैं। हुएजिन अपने भाई की धमकी से काफी हिल जाती है और रोने लगती है। हम वापस अपने लड़के की ओर आते हैं जो फिर से अपने दादा से मिलता है। वे पार्क में एक बेंच ढूंढते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। पहली बात, दादाजी हमारे लड़के को उसके दोस्तों से दूर ले जाने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वह कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बूढ़े आदमी का चेहरा उदास हो जाता है। वह बताते हैं कि दाहियों को चोट लगी और हमारे लड़के ने उसकी मरहम पट्टी की। हमारा लड़का कहता है हाँ, और दादाजी बताते हैं कि उसकी चोटें गंभीर हैं, लेकिन वह अस्पताल नहीं जाएगी। वह बताते हैं कि दाहियों को अकेले पालना कितना कठिन था। वह स्वीकार करता है कि उसे कभी नहीं पता था कि एक छोटी लड़की की देखभाल कैसे करनी है, और वह हमेशा सिर्फ खाने का इंतजाम करने के लिए काम करता रहा। और वह बहुत आभारी है कि वह ज्यादातर खुद ही इतनी अच्छी तरह से बड़ी हो गई है। जब वह सब कुछ याद करते हैं, दादाजी को लगता है कि दाहियों ने उन्हें उससे कहीं ज्यादा दिया जितना उन्होंने उसे दिया। उस दुर्घटना में उन्होंने सब कुछ खो दिया और विमान दुर्घटना के बाद सब कुछ चला गया। दाहियों ही एकमात्र कारण थी जिससे वह आगे बढ़ते रहे। उसे इस तरह तकलीफ में देखना उन्हें बहुत दुखी करता है और वह उन्हें यह भी नहीं बताती कि क्यों। वह सोचते हैं कि क्या वह सोचती है कि वह समझने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। वह बताता है कि लोग कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, इसलिए उसके लिए अपने बूढ़े दादा से खुलकर बात करना और भी मुश्किल होगा। लेकिन हमारा लड़का बीच में कूदता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि वह इसे ज्यादा सोच रहा है। वह बताता है कि यह स्पष्ट है कि दादा दाहियों से कितना प्यार करते हैं और उसे पूरा यकीन है कि वह भी उनसे उतना ही प्यार करती है। वह दादा से कहता है कि चिंता करना बंद करें और वादा करता है कि वह स्कूल में उसकी देखभाल करेगा। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति को आखिरकार थोड़ी राहत महसूस होती है। वास्तव में खुश होते हैं कि दाहियों के पास उसके लिए भाई जैसा कोई है। दृश्य ओमनिया मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर की ओर बदल जाता है। अंदर हम देखते हैं कि गिसु अपनी चोटों से ठीक हो रहा है। उसे उसके पिता डांट रहे हैं जो उससे बहुत निराश हैं। उसके पिता बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं कि गिसु को जो कुछ भी मिला वह उसी का हकदार था। जैसा कि वह कहते हैं, मूर्खतापूर्ण खेल खेलो, मूर्खतापूर्ण पुरस्कार जीतो। उसकी माँ, जो खुद एक अलग ही किस्म की है, अपने पति पर चिल्लाने लगती है। वह विश्वास नहीं कर पा रही हैं कि उनका बेटा अस्पताल में है और उनके पति के पास कहने के लिए बस यही है। वह उनसे कहती हैं कि जाकर उस व्यक्ति को ढूंढें जिसने यह किया और उसी पर चिल्लाएं। वह यह भी बताती है कि उसी गुंडे ने हुएजिन का हाथ भी तोड़ दिया। सच में यह एक बड़ी गड़बड़ी है। हुएजिन इतनी चालाक है कि उसने अपनी गलती का दोष भी हमारे लड़के पर डाल दिया। हम सब जानते हैं कि वह खुद फिसल गई और उसके कंधे में चोट लगी, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाय वह हर चीज के लिए उसे दोषी ठहरा रही है। गुस्से में पिता आखिरकार शांत हो जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। चिंतित मां अपने बेटे से कहती है कि बस आराम करने और ठीक होने पर ध्यान दे। जब वे जाने लगते हैं तो मां बड़बड़ाती है कि अगर वह कभी उस बच्चे को पकड़ लेती है जिसने उनके बेटे को चोट पहुंचाई है तो उसे सबक सिखाएगी। जैसे ही वे चले जाते हैं, गिसु आखिरकार अपनी बहन से पूछता है कि उसने अपने माता पिता को सब कुछ क्यों बताया। वह समझाता है कि ऐसा करके उसने उसके लिए चीजें और खराब कर दी हैं। उसे अपमानित महसूस होता है कि लोग सोचेंगे कि वह पिटाई खाने के बाद एक रोते हुए बच्चे की तरह अपने माता पिता के पास भाग गया। उसकी बहन फिर पूछती है कि वह ये कैसे छुपा सकती थी कि उसका भाई अस्पताल में था और उसकी बांह टूटी हुई थी। गिसु काफी गुस्से में आ जाता है और जानना चाहता है कि क्या जिन ने उसकी बांह के साथ ऐसा किया था। उसे याद आता है कि वह कैसे फिसल कर गिर गई थी, लेकिन वह यह बात उसे नहीं बताती। इसके बजाय वह बस कहती है कि जिन जिम्मेदार था। यह बहुत गलत है कि वह इतनी बेशर्मी से दोष बदल रही है। फिर वह जल्दी से उठती है और उसे कहती है कि बस यहीं रहो और ठीक हो जाओ। वह कहती है कि वह सुनिश्चित करेगी कि वे एक बार और हमेशा के लिए समझ जाएं कि वे किससे निपट रहे हैं। गिसु वहीं बैठा है। यह सुनिश्चित नहीं है कि उन्हें हमारे लड़के के साथ फिर से उलझना चाहिए या नहीं। इस बीच हम उनके माता पिता के पास वापस आते हैं। महिला बताती है कि उसने अभी अभी श्री से बात की है, चाह। लेकिन उसके पति पूछते हैं कि वह चीजों को क्यों जटिल बना रही है और उसे कहते हैं कि स्कूल को इसे संभालने दें। महिला जवाब देती है कि आज शनिवार है और वह बैठकर इंतजार नहीं करना चाहती। वह चिल्लाने लगती है, ये बताते हुए कि स्कूल उनके बच्चों के साथ जो हुआ उसके लिए वास्तविक न्याय नहीं करेगा और संभवतः केवल निलंबन या निष्कासन पर ही संतोष करेगा। पति बहस जारी रखते हैं, कहते हैं कि उसका कोई काम नहीं है, श्री शाह इसे व्यक्तिगत रूप से संभालें।
महिला बताती है कि वह पहले से ही मिस्टर चा को जानती है और वह वर्षों से उनका गंदा काम संभाल रहे हैं। इस बीच ह्वेजिन छुप कर सुन रही है और अपनी माँ के मिस्टर चा से संपर्क करने पर काफी संतुष्ट महसूस कर रही है। वह जानती है कि मिस्टर चा वह डरावना गैंगस्टर है जो उसके पिता के लिए काम करता है और उसे यकीन है कि यह उन मुसीबतियों का हमेशा के लिए अंत कर देगा। दृश्य एक जर्जर जगह पर बदल जाता है जहां एक आदमी अपने लाइटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, स्पष्ट रूप से बेचैन है। किनारे 2 गुंडे पास से गुजरते हैं, काफी निराश दिख रहे हैं। वे अपने बॉस द्वारा कुछ किशोर ड्रामा संभालने का आदेश मिलने के बारे में बड़बड़ाते हैं और उनमें से कोई भी इसके बारे में उत्साहित नहीं है। यहाँ तक कि बॉस खुद भी इस बच्चे की झगड़े से निपटने को लेकर उत्साहित नहीं है, लेकिन काम तो काम है, भले ही इसका मतलब किशोरों की बकवास से गुजरना हो। दृश्य फ्लैशबैक में जाता है जब एक लग्जरी मर्सिडीज सड़क पर तेजी से दौड़ रही है। कार के अंदर माफिया बॉस मिस्टर चा एक महिला का फोन उठाते हैं। वह उन्हें बताती है कि कैसे उनकी बेटी का हाथ टूट गया और उनके बेटे को किसी किशोर ने पीट दिया। वह जोर दे रही है कि उसे इसे संभालना चाहिए। वर्तमान में लौटते हुए मिस्टर चा अपने सिगरेट से धुआं निकाल रहे हैं, स्पष्ट रूप से गुस्से में। वह इस तरह की बकवास से निपटने के लिए बेहद निराश हैं। दृश्य फिर से क्वार्टर में बदलता है जहां हमारा लड़का अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है, अभी भी गिसू के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में सोच में डूबा हुआ है। वह सोच रहा है कि क्या ये लोग वास्तव में इसे जाने देंगे। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। वह अपने दादा को दरवाजे पर किसी से बहस करते हुए सुनता है। पता चलता है कि दरवाजे पर खड़े लोग जिनसे मिलना चाहते हैं। बाहर खड़ा डरावना आदमी दावा करता है कि वे बस जिनसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। दादा देर रात को लेकर चिंतित पूछते हैं कि ऐसा क्या जरूरी हो सकता है। हमारा लड़का अपने कमरे से बाहर आता है, अपने दादा से कहता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा जब वह सुन लेगा कि वे क्या चाहते हैं। दादा की अनिच्छा और यहाँ तक कि उसकी बहन के विरोध के बावजूद गिन एक सुखद मुस्कान देता है। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि वह इन लोगों को जानता है और यह सिर्फ एक छोटी सी बातचीत है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही हमारा लड़का अपने चिंतित दादा को पीछे छोड़ देता है। गुंडे उसे एक परित्यक्त निर्माण स्थल पर ले जाते हैं और वह सोचता है कि वे उसे किससे मिलाने ले जा रहे हैं। जब वे अंततः पहुंचते हैं तो चापलूस अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं कि वे उस व्यक्ति को ले आए हैं। बॉस चुप रहता है, अपनी सिगरेट पीते हुए। गंजा गुर्गा बताता है कि लड़के ने जल्दी समझ लिया, कोई हंगामा नहीं किया और बस साथ आ गया। बॉस थोड़ा हैरान और खुश होकर इसे जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। वह अपनी उंगलियां चटकाता है और गुंडे तुरंत अपने लोहे के बल्ले पकड़ लेते हैं। एक गुंडा अपने दोस्त से कहता है कि हमारे लड़के का हाथ पकड़ो क्योंकि वही पिटाई करेगा। इस बीच बॉस एक लंबी सांस लेता है और माँ को मैसेज करने का फैसला करता है, ये बताने के लिए कि उसने काम संभाल लिया है। जब बॉस अपने फोन में उस माँ का नंबर ढूंढ रहा होता है तो गुंडे उससे पूछते हैं कि हमारे लड़के को किम परिवार के बच्चों से क्यों उलझना पड़ा। जैसे ही हमारे लड़के को बच्चों का जिक्र सुनाई देता है उसे एहसास होता है कि यह गिसू किम के बारे में होना चाहिए। बॉस निराश और परेशान महसूस करते हुए अपना स्क्रॉलिंग रोक देता है, यह तय करते हुए कि उसे हमारे लड़के की मौजूदगी में उसे कॉल नहीं करना चाहिए। हालांकि वह हमारे लड़के की ओर देखता है और यह देखकर चकित होता है कि वह कितना बेफिक्र और भावहीन दिखाई देता है। जैसे ही गुंडे उस पर हमला करते हैं, गिन अचानक अपनी निंजा जैसी गति का उपयोग करता है। वह गंजे गुंडे का हाथ पकड़ लेता है इससे पहले कि वह उस पर वार कर सके और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त कंधे का प्रहार करता है। बॉस इसे अपनी चौड़ी आंखों से देखता है क्योंकि वह इस चाल के बेहतरीन प्रदर्शन को देखता है। इस बीच दूसरा गुर्गा हाथ में बैट लिए हमारे लड़के पर वार करता है। वह झुक जाता है जिससे बैट उसके सिर के ऊपर से बिना नुकसान के निकल जाता है, लेकिन गुर्गा फिर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का बैट की ओर ऐसे बढ़ता है जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं हो, जिससे माफिया बॉस पूरी तरह से हैरान रह जाता है। बिजली की गति से हमारा लड़का बेसबॉल बैट को अपनी बांह में लॉक कर लेता है और गुर्गे की ठुड्डी के नीचे एक जोरदार मुक्का मारता है। वह यहीं नहीं रुकता, वह गुर्गे के सीने पर एक विनाशकारी प्रहार करता है। फिर एक मजबूत पकड़ के साथ वह गुर्गे की गर्दन पकड़ता है और उसे नीचे ईंटों पर फेंक देता है। बॉस हैरानी से देखता है। हमारे लड़के की चालों की कुशलता और साहस से स्पष्ट रूप से प्रभावित और स्तब्ध गंजा गुर्गा हमारे लड़के को पीछे से पकड़ लेता है, उसे मौत की धमकी देता है, लेकिन हमारा लड़का जल्दी से अपने कंधे को गुर्गे की पसलियों में मारता है और फिर उसके चेहरे पर एक ठोस कंधा मारता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर चा को एहसास होता है कि यह लड़का कोई साधारण किशोर नहीं है क्योंकि उसकी लड़ाई की कौशल असाधारण है। वह अंततः खुद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं वह अपना सिर खुजलाते हैं, हंसते हुए टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी उम्र में किशोरों से लड़ाई करेंगे। इस बीच हमारा लड़का समझ सकता है कि भले ही यह आदमी एक माफिया बॉस है, वह फिर भी कमजोर है क्योंकि मेरा लड़का इस आदमी की सभी कमजोरियों को साफ साफ देख सकता है। जब बॉस उस पर एक ताकतवर मुक्का मारता है तो गिन आसानी से उसे बचा लेता है। बॉस फिर मुक्कों की बौछार शुरू करता है, लेकिन हमारा लड़का हर एक को आसानी से चकमा देता है जैसे यह कोई आसान काम हो। जैसे ही वे आगे पीछे होते रहते हैं हमारा लड़का जल्दी से साइड में हट जाता है, लेकिन एक और मुक्का सीधे उसकी ओर आता है। वह उस प्रहार को रोक लेता है, हालांकि भारी ताकत उसे पीछे की ओर खिसका देती है। माफिया बॉस तिरस्कार से मुस्कुराता है, प्रभावित होता है कि उसने इसे भी रोक लिया। इस बीच गिन अपनी कलाई को देखता है जहां उसने मुक्का खाया था और उसका हाथ दर्द से कराह उठता है। वह समझता है कि माफिया बॉस ने उसकी हरकतों का अनुमान लगाया और सटीकता से मुक्का मारा। दूसरी ओर माफिया बॉस की जिज्ञासा अब चरम पर है और वह जिनसे पूछता है कि वह वास्तव में कौन है, जिन सहजता से जवाब देता है कि वह सिर्फ एक हाई स्कूल का छात्र है। बॉस को इस पर यकीन नहीं होता। अपने मन में वह सोचता है कि इस लड़के के पास इस तरह से लड़ने के लिए कुछ गंभीर कौशल और अनुभव होना चाहिए। गिन अपनी मुद्रा लेता है। मुस्कुराते हुए बॉस कहता है कि वह आगे की कुश्ती के लिए तैयार है और हमारे लड़के को एक प्रहार देने के लिए अपनी मुट्ठी कस लेता है।
हमारा लड़का तेजी से आने वाले मुक्के को रोकता है और खुद एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन माफिया बॉस आसानी से उसे चकमा दे देता है। बॉस फिर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पेट की ओर एक मुक्का मारता है। माफिया बॉस फिर से प्रतिक्रिया करता है, जिससे हमारा लड़का उसके चेहरे पर सीधा वार कर देता है। श्रीमान, छे उसके चेहरे पर चोट लगने के बाद बिल्कुल परेशान है और एक और मारने की कोशिश करता है। हमारे लड़के पर एक मुक्का। एक बार फिर हमारा लड़का हमले को रोकता है और अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में आंखें डालकर उसके चेहरे पर एक जोरदार प्रहार करता है। इसके बाद वह शक्तिशाली घूंसे की एक श्रृंखला के साथ आगे बढ़ता है, मिस्टर चा को जमीन पर गिरा देता है, जिससे वह एक किशोर द्वारा पूरी तरह से अपमानित महसूस करते हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि एक माफिया बॉस जो बंदूकों की बजाय अपनी मुट्ठियों पर अधिक निर्भर करता है। खैर, एक बार जब मिस्टर चा हार जाते हैं तो वह मुस्कुराते हैं, यह देखकर कि हमारा लड़का लड़ाई से बिल्कुल भी विचलित नहीं लगता। उसे नहीं पता कि यह लड़का कहां से आया है, लेकिन वह निश्चित है कि किम परिवार ने निश्चित रूप से गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। दृश्य इस एजेंसी की ओर स्थानांतरित होता है जिसे नेशनल असेंबली मेंबर इम्बे किम के नाम से जाना जाता है। इमारत के अंदर दो गार्ड एक कार्यालय के बाहर तैनात हैं। कार्यालय के अंदर हम श्रीमती को देखते हैं, किम और श्री किम। महिला अपने पति से पूछती है कि श्री चा ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है। वह हर गुजरते सेकंड के साथ अधीर हो रही है। उसे श्री को कॉल करने के लिए कहती है। शाह। मिस्टर किम जवाब देते हैं कि उसे बस इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मिस्टर चा हमारे लड़के से निपटने के बाद वापस कॉल करेंगे। दूसरी ओर हम उनकी बेटी को भी देखते हैं, जो एक लंबी सांस लेती है, और तभी टेलीफोन बजने लगता है। अधीर महिला जल्दी से अपने पति से कहती है कि कॉल को स्पीकर पर डाल दें ताकि वह खुद खबर सुन सके। श्रीमान, किम श्री चा से माफी मांगते हुए शुरू करते हैं। कहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी द्वारा मांगी गई बेतुकी मदद के लिए खेद है, लेकिन महिलाएं जोर जोर से बहस करती रहती हैं। ये जोर देकर कहती हैं कि उनके बच्चों पर हमला हुआ था, इसलिए वह नहीं समझती कि इसे बेतुका कैसे कहा जा सकता है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए श्री चा कहते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। श्री किम स्पष्टीकरण मांगते हैं और श्री चा बताते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके बच्चों ने गलत व्यक्ति से उलझन की है, क्योंकि चा खुद भी हमारे लड़के से हार चुके थे। इस खबर से श्री किम के अनुसार जितना वह जानते हैं, श्री चा व्यवसाय में सबसे अच्छे प्रवर्तक हैं और यह अकल्पनीय है कि वह एक हाई स्कूल के बच्चे से हार गए। उसी समय कार्यालय का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा हो। श्री और श्रीमती किम दोनों चिंतित होकर दरवाजे की ओर देखते हैं। जब यह अंततः चरमराता हुआ खुलता है तो वे देखते हैं कि सैनिक जमीन पर पड़े हैं, जिससे पति पत्नी पूरी तरह से चिंतित और परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी शरारती बेटी भी अपनी सीट से कूद जाती है जब वे जिनको कमरे में टहलते हुए देखते हैं। उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, उनके बेहोश बॉडीगार्ड्स को दूसरी तरफ छोड़ते हुए। श्री चा, जो अभी भी फोन पर हैं, जल्दी से समझ जाते हैं कि जिन उनके स्थान पर आ गया है। वह पीछे की ओर झुकते हैं और हार मानते हुए एक गहरी सांस छोड़ते हैं। वह अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक हाई स्कूल के बच्चे ने हरा दिया। अब वह इस गड़बड़ी से कैसे निपटें, इसे लेकर चिंतित है। कमरे के अंदर हुएजिन अपनी सीट से उठ जाती है जब श्रीमती किम जिन पर चिल्लाने लगती हैं, ये जानने की मांग करती हैं कि क्या वह वही बच्चा है जिसने उनके बच्चों को पीटा। दूसरी तरफ डेस्क पर बैठा आदमी जानना चाहता है कि जिन उसके ऑफिस में कैसे पहुंचा। तभी यह बेवकूफ औरत गुस्से में दांत पीसने लगती है, क्योंकि वह नाराज है कि उसका पति उसकी तरह ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। पति शांत और संयमित रहता है और फिर से जोर देकर पूछता है कि जिन सुरक्षा को कैसे पार कर गया। जिन बस कंधे उचकाता है और आराम से जवाब देता है कि उसने बस प्रवेश द्वार पर खड़े गार्ड्स को पार कर लिया। श्रीमान, किम और भी अधिक हैरान और भ्रमित है। यह समझ नहीं पा रहा है कि जिन ने मिस्टर चा और सभी सुरक्षा गार्डों को कैसे हरा दिया। उसे और भी अधिक परेशान करता है कि जिनको यह कैसे पता चला कि वह यहाँ रह रहा है। वह बदतमीज औरत फिर से चिल्लाने लगती है, जिनसे कहती है कि उन्हें रवैया दिखाना बंद करे। वह जल्दी से आपातकालीन हेल्पलाइन पर कॉल करने लगती है ताकि जिनको उसके बच्चों पर हमला करने और ऑफिस में घुसने की रिपोर्ट कर सके। इस बीच हुएजिन अपनी माँ के कार्यों पर गर्व महसूस करती है। वह मानती है कि पुलिस को शामिल करना एक अच्छा कदम है। सोचती है कि भले ही जिनकी लड़ाई की कौशल प्रभावशाली हो, कानून उसका ध्यान रखेगा। घमंडी माँ अपनी धमकियों से जिनको डराने की कोशिश करती है, दावा करती है कि वह पुलिस या यहाँ तक कि जिला अटॉर्नी को बुलाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि जिनको नहीं पता कि वह किससे निपट रहा है। हालांकि जिन शांत रहते हैं और जवाब देते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से पता है। वह बताते हैं कि उसके पति दूसरी बार विधानसभा सदस्य हैं और वर्तमान में पद के लिए दौड़ रहे हैं। महिला हंसते हुए पूछती है कि अगर जिनको उनके दर्जे के बारे में इतना पता है तो उन्होंने उसके बच्चों पर हमला क्यों किया। दूसरी ओर हुएजिन आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराता है, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने जिनको घेर लिया है, और धीरे से उसे बताता है कि खेल खत्म हो गया है। अधिकारी कॉल उठाते हैं और महिला फोन में चिल्लाने लगती है। अधिकारियों से मांग करती है कि वे तुरंत किम के कार्यालय पहुंचें, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह सके, वह कुछ अप्रत्याशित सुनकर चुप हो जाती है। जाहिर है जिन कराओ के रूम की पूरी फुटेज चलाता है जहां हुएजिन और उसके साथी उसकी बहन पर हमला करते हैं। यह अचूक सबूत हुएजिन को निशब्द कर देता है। उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो जाती हैं, जैसे वे बाहर निकल जाएंगी। श्री किम चुप रहते हैं, पूरी तरह से तबाह महसूस करते हुए। दा ह्यून की माफी मांगने की चीखें कमरे में गूंजती हैं, जबकि घटिया महिलाएं उसे बुरी तरह पीटती रहती हैं।
ठोस सबूत देखकर श्रीमती किम का मुंह खुला रह जाता है और वह जल्दी से हॉटलाइन काट देती है। कहती हैं कि वह बाद में उन्हें वापस कॉल करेंगी। दूसरी ओर ह्वेजिन जिन पर चिल्लाने लगती है, ये जानने की मांग करती है कि उसे ये फाइलें कैसे मिली। जिन कुछ क्षणों के लिए चुप रहता है और फिर दृश्य किम के निवास के बाहर फ्लैश होता है। एक कमरे के अंदर जिनको घर के चारों ओर चुपके से घूमते हुए देखा जाता है। वह एक लैपटॉप खोलता है और सारा डेटा एक पेन ड्राइव पर कॉपी करता है। वर्तमान में मिस्टर किम गुस्से में दांत पीसते हैं, महसूस करते हैं कि उनके बच्चे पूरी तरह से निराशाजनक हैं। लेकिन ह्वेजिन जल्दी से अपने पिता को आश्वस्त करने की कोशिश करती है, ये समझाते हुए कि उसके पास सब कुछ करने का एक अच्छा कारण था। हालांकि मिस्टर किम गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। फिर जिन खुलासा करता है कि उसके पास गिसू से संबंधित फाइलें भी हैं। वह किम्स को समझाता है कि उनके बच्चे हमेशा अपनी विजय के वीडियो सेव करते हैं। वो बताता है कि उसके पास दर्जनों क्लिप्स हैं जो उनके हिंसक व्यवहार को दिखाते हैं, स्कूल में बच्चों को पीटते हुए, अपने पीड़ितों से पैसे और कीमती सामान वसूलते हुए, और यहाँ तक कि उसकी बहन पर कराओके में लड़कियों के एक समूह द्वारा हमला किए जाने की ताजा क्लिप भी है। ह्वेजिन इन सभी सच्चाई के बमों के फटने से पत्ते की तरह कांप रही है, लेकिन उसकी माँ जल्दी से अपनी बेटी का बचाव करने के लिए कूद पड़ती है, ये दावा करते हुए कि हमारा लड़का सिर्फ उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है और वह इससे बच नहीं पाएगा। लेकिन जिन उसे याद दिलाता है कि उसने ये गड़बड़ शुरू नहीं की थी और जो वह अब कर रहा है वह उसे हमला करने के लिए गुंडों को किराए पर लेने की तुलना में मुश्किल से एक धमकी है, और यह स्पष्ट कर देता है कि उसने इसे रिकॉर्ड भी किया है। पिता निराशा में अपना चेहरा हाथ से ढक लेते हैं और हमारे लड़के से पूछते हैं कि क्या उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके बच्चों ने पहले उसकी बहन पर हमला किया था। जिन जवाब देते हैं कि एक माता पिता के रूप में उनके पास अपने बच्चों का पक्ष लेने का अधिकार है, इसलिए एक भाई के रूप में वह अपनी बहन की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। आदमी समझता है कि वह कहां से आ रहा है और बताता है कि वे उसके इलाज का खर्च उठाएंगे और मुआवजे के रूप में एक बड़ी राशि देंगे, लेकिन हमारा लड़का स्पष्ट कर देता है कि यह आवश्यक नहीं है। पिता हैरान है और पूछते हैं कि उसका मतलब क्या है। फिर वह पूछते हैं कि क्या जिन चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी बहन से माफी मांगे। अपने पिता को सुनकर ह्वेजिन अपने दांत भींचती है और सोचती है कि वह माफी मांगने के बजाय अपनी जीभ काटकर मरना पसंद करेगी। दूसरी ओर हमारा लड़का यह स्पष्ट कर देता है कि माफी उसकी बहन के डर और दर्द में बिताए समय को नहीं मिटा सकती। इसलिए वह जोर देता है कि अगर वे वास्तव में उसे मुआवजा देना चाहते हैं तो वह चाहता है कि उसकी बहन को फिर कभी जिसू या ह्वेजिन किम को न देखना पड़े। इस मांग से ह्वेजिन की नसें हिल जाती हैं, लेकिन उसके पिता जल्दी से सहमत हो जाते हैं, ये कहते हुए कि वह अपने बच्चों का स्कूल बदलवा देंगे या शायद उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए भेज देंगे। स्वाभाविक रूप से माँ और बेटी ने विरोध में एक तीखी चीख निकाली, लेकिन पिता ने जल्दी से उन्हें चुप करा दिया और हमारे लड़के की ओर वापस ध्यान दिया, पूछते हुए कि क्या यह उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। हमारा लड़का कहता है कि वह चाहता है कि वे कल से स्कूल से चले जाएं। इसके जवाब में पिता कहते हैं कि वह स्कूल को सूचित करेंगे, और जब यह तय हो जाएगा तो ह्वेजिन रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू अनायास बहने लगते हैं। जैसे ही हमारा लड़का जाने लगता है, पिता उसे जल्दी से रोकते हैं और याद दिलाते हैं कि चूंकि उसने मांगों को मान लिया है, वह चाहता है कि हमारा लड़का उन सभी वीडियो को हटा दे जो उसने पाए थे। हमारा लड़का बूढ़े आदमी को घूरता है और पिता उसकी आंखों की तीव्रता से समझ जाते हैं कि इस तरह की घातक घूर एक हाई स्कूल के छात्र की नहीं हो सकती। जिन यह स्पष्ट कर देता है कि वह मूर्ख नहीं है और फिर वह ऑफिस का दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वह आखिरकार घर की ओर बढ़ता है। उसके दादा जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और पूछते हैं कि क्या वह ठीक है, जबकि पृष्ठभूमि में दायोन रोते हुए दिखाई देती है। जिन उन्हें अपने लिए इतना चिंतित देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह मुस्कुराता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि किसी ने उसे नहीं सुना। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगता है, बूढ़ा आदमी यह इंगित करता है कि जिन लोगों से वे मिले थे वे खतरनाक लग रहे थे। जिन जवाब देता है कि वे बस बात करने आए थे और कुछ नहीं। फिर बहन कहती है कि उन लोगों के बारे में कुछ सही नहीं लगा और वह और दादा बहुत चिंतित थे। जिन जल्दी से उसे बताते हैं कि वह बेहतर होने के अलावा किसी और चीज की चिंता न करे। फिर जिन अपनी बहन को इशारा करते हैं कि अब से उसे कभी सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसका ख्याल रखा है। बेशक इस समय यह उसे ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन वह जल्द ही समझ जाएगी कि उनका क्या मतलब था। अगली सुबह वे स्कूल जाते हैं। अंदर जाने के बाद वे अपनी अपनी कक्षाओं में जाने के लिए अलग हो जाते हैं। जैसे ही डेयोन अपनी कक्षा में प्रवेश करती है, वह ह्वेजिन से नजरें मिलाने से बचने की कोशिश करती है। हालांकि उसके कदम रुक जाते हैं जब वह सुनती है कि छात्र बात कर रहे हैं कि ह्वेजिन अब स्कूल नहीं आएगी। पूरी कक्षा में यह जानने की उत्सुकता है कि क्या हुआ, और एक लड़की बताती है कि ह्वेजिन और उसका भाई दोनों विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं। यह खबर डेयोन पर बिजली की तरह गिरती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बाधा आखिरकार स्कूल छोड़ रही है। जिन ने सीढ़ियों का ध्यान रखने के बारे में जो कहा था, वह उसके दिमाग में फिर से गूंजता है। वह जल्दी से समझ जाती है कि उसे पहले से ही ह्वेजिन के ट्रांसफर के बारे में पता था। डेयोन इस बारे में उससे बात करने के लिए कक्षा से बाहर दौड़ती है। जब वह उसे पाती है और उसे पुकारती है तो वह मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वह बोलने की कोशिश करती है, वह शब्दों के लिए खो जाती है और चुप रहती है। जिन बस मुस्कुराता है और कहता है फिर मिलेंगे, जिससे डेयोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से फिर मिलेंगे कहने में सफल होती है। इससे पहले कि वह टूट जाती है, उसकी भावनाएं उसे अभिभूत कर देती हैं। कुछ समय बाद हम एक अपार्टमेंट में होते हैं, जहां एक सुनहरे बालों वाली लड़की अपने दोस्तों से पूछ रही है कि क्या यह सच है कि ह्वेजिन विदेश जा रही है। अन्य लड़कियों में से एक पुष्टि करती है कि यह सच है। कहती है कि जब उसने पहली बार सुना तो वह चौंक गई थी, लेकिन उसे नहीं पता कि वे अचानक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ह्वेजिन ने कभी विदेश जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर सुनहरे बालों वाली लड़की चिकन शेक की ओर मुड़ती है, जो चुपचाप बैठी है और जवाब देने के लिए खुद में ही व्यस्त लगती है।
लड़कियों में से एक उसे उसकी सोच से बाहर निकालती है और पूछती है कि क्या उसके पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बात उस शर्मीली लड़की को अंदर तक हिला देती है और सुनहरे बालों वाली लड़की उससे सीधे पूछती है कि क्या हुएजिन सच में विदेश जा रही है। ये सोचकर कि वे एक ही क्लास में हैं, चिकन शेक को इसके बारे में अधिक जानकारी हो सकती है। शर्मीली और घबराई हुई लड़की पुष्टि करती है कि यह सच है और उनके शिक्षक ने इसे पहले क्लास में बताया था। फिर सुनहरे बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या उसने सीधे हुएजिन से संपर्क करने की कोशिश की। चिकन शेक मानती है कि उसने कोशिश की, लेकिन हुएजिन ने कॉल नहीं उठाया। यह सुनकर सभी लड़कियां मानने लगती हैं कि यह सच हो सकता है। इस बीच चिकन शेक घबराहट में अपने नाखून चबाते हुए अपने फोन की जांच करती है। हुएजिन से उसे जो आखिरी संदेश मिला था उसमें कहा गया था कि उसकी माँ हमारे लड़के की देखभाल करने वाली है। और तब से चिकन शेक परेशान हो रही है, सोच रही है कि कहीं हुएजिन का अचानक जाना उससे जुड़ा तो नहीं है। तभी हुएजिन खुद कमरे में आती है, बिल्कुल फर जिज्ञासु। लड़कियां उसे देखकर हैरान हैं और हुएजिन बस सोफे पर बैठ जाती है, बड़बड़ाते हुए कि वह मुश्किल से घर से बाहर निकल पाई। लड़कियां हुएजिन से पूछती हैं कि क्या वह सच में विदेश जा रही है। निराश होकर हुएजिन अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है ये बस हो गया, लेकिन वह समझाती है कि वह एक सेमेस्टर के बाद वापस आ जाएगी। फिर हम अतीत में जाते हैं जहां उसके पिता ने उसे एक सेमेस्टर विदेश में बिताने के लिए कहा था, ये वादा करते हुए कि जब तक वह वापस आएगी वह सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि वह भी नहीं चाहते कि वे वीडियो सार्वजनिक हों। वह इस हिस्से को अपने तक ही रखती है और बाकी लड़कियां बस हंसती हैं और उसे चिढ़ाती हैं, कहती हैं कि वह अपनी छुट्टी का आनंद लेने जा रही है। गोरे बालों वाली लड़की तिरस्कार से देखती है, उनके रवैये से स्पष्ट रूप से नाराज। दूसरी लड़की पूछती है कि अचानक से क्यों जा रही हो और क्या गिसु भी जा रही है। हुएजिन बस इतना कहती है कि यह पारिवारिक मामला है और उसे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लाल बालों वाली लड़की फिर डेयोन और उसके भाई के बारे में पूछती है, यह जानने के लिए उत्सुक की चीजें कैसे हुई और क्या गिसु हमारे लड़के को हरा पाई या नहीं। हुएजिन उनसे पूछने के लिए मना करती है, ये जोर देते हुए कि गिसु ने शायद स्थिति को पहले ही संभाल लिया है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि वह बस ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसके भाई और उसके साथी हमारे लड़के द्वारा पूरी तरह से हरा दिए गए थे, क्योंकि यह बहुत अपमानजनक होगा। वह और भी अधिक परेशान हो जाती है, ये सोचकर कि डेयोन उसे स्कूल छोड़ते हुए देखकर कितनी खुश होगी। ये झुंझलाहट उसके दिमाग में एक विचार को जन्म देती है और वह डेयोन के साथ आखिरी बार छेड़छाड़ करने का फैसला करती है। अपने दोस्तों से उसकी योजना में मदद करने के लिए कहती है। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है, और यहाँ तक कि चिकन शेक भी चौंक कर अपनी अनिच्छा व्यक्त करती है। लेकिन हुएजिन जोर देती है कि उन्हें सोचना चाहिए कि डेयोन कितनी घमंडी हो जाएगी जब उसे तंग करने वाला कोई नहीं होगा। वह कोरिया छोड़ने से पहले डेयोन से निपटने की योजना बनाती है। ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वह अपना बदला ले सके। चिकन शेक हुएजिन की विकृत योजना को सुनकर और अधिक चिंतित और भयभीत हो जाती है। हुएजिन घमंड करती है, ये कहते हुए कि डेयोन के दादा कहीं सुरक्षा गार्ड हैं और वह अपनी मां से उन्हें नौकरी से निकलवाने की योजना बनाती है। वह मानती है कि इससे डेयोन को सबक मिलेगा कि किम परिवार के किसी भी सदस्य से उलझना नहीं चाहिए। यह वाकई बहुत गलत है। डेयोन सिर्फ एक मासूम लड़की है और हुएजिन की साजिश किसी को भी बीमार कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि यह घटिया औरत अपनी परेशान करने वाली सोच पर अमल कर सके, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है जब वह अपने सामने एक आकृति को देखती है जो हुडी में लिपटी हुई है और चेहरे पर मास्क है। उसे जल्दी ही समझ में आ जाता है कि यह जरूर जिन होगा। हालांकि जिन एक क्लासिक यूएनओ कार्ड चाल चलता है और उससे पूछता है कि जिन कौन है, ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है जब वह मास्क पहने हुए है और उसका चेहरा नहीं देख सकती। वह सहजता से बताता है कि वह बस ये देखने आया है कि सब लोग अच्छा समय बिता रहे हैं और यह देखकर काफी खुश है कि क्राउ के रूम वीडियो से सभी लोग मौजूद हैं। लड़कियों में से एक कांपने लगती है और पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। तभी लड़का उन्हें याद दिलाता है कि वह उस जगह की बात कर रहा है जहां उन्होंने उसकी बहन की पिटाई का वीडियो बनाया था। हुएजिन का चेहरा पीला पड़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह शायद वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। चिकन शेक स्पष्ट रूप से पसीना बहा रहा है और कांप रहा है, ये जानते हुए कि आगे क्या हो सकता है। बाकी दो लड़कियां बस वहां बैठी हैं, पूरी तरह से चुप। लड़का दरवाजा बंद करने लगता है, पूछते हुए कि कोई गाना क्यों नहीं गा रहा है, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ हर कोई तेज संगीत के साथ चिल्लाना पसंद करता है। इसके साथ ही वह दरवाजा बंद कर देता है। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं छोड़ता कि वह आगे क्या कर सकता है। दृश्य हमें अस्पताल ले जाता है जहां किम परिवार इकट्ठा है। पिता इनबे किम स्पष्ट रूप से नाराज हैं, पूछते हैं कि हुएजिन कहाँ गई। उसका भाई समझाता है कि वह अपने दोस्तों को अलविदा कहने के लिए बाहर गई थी। इनबे की झुंझलाहट बढ़ जाती है जब वह पूछता है कि वह क्यों चली गई, जब उसे तब तक रुकना था जब तक सब कुछ सुलझ नहीं जाता। तभी एक लड़का कमरे में घुसता है, जल्दी से टीवी चालू करता है और अपने मालिक से कहता है कि उसे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। स्क्रीन पर यह स्पष्ट है कि हमारे लड़के ने पहले ही हुएजिन के किए गए काम के वीडियो वायरल कर दिए हैं। फुटेज तेजी से फैल रहा है और स्थिति जल्दी ही सार्वजनिक तमाशा बन रही है। पूरा किम परिवार चुप हो जाता है जब वे समाचार देखते हैं। रिपोर्टर लगातार चौंकाने वाली खबरें देता है, ये खुलासा करते हुए कि दर्जनों हिंसक वीडियो प्रसारित हो रहे हैं और कई अन्य घटनाएं संभवतः रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। नागरिक समूह और राजनेता अब अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक विशेष विधेयक का प्रस्ताव कर रहे हैं। गिसु अपना संयम खोने लगता है और रिपोर्टर जोड़ता है कि देश विशेष रूप से इस खुलासे से स्तब्ध है कि अपराधी उम्मीदवार इनबे किम के बच्चे हैं।
ये स्पष्ट है कि पिता गहरी मुसीबत में है और ये सब उनकी अजीब पत्नी की वजह से है जिसने सब कुछ इस स्थिति तक पहुंचा दिया। वेजन की योजना को देखते हुए कि वह हमारे दादाजी को बेरोजगार करना चाहती है, ऐसा लगता है कि उन्हें वही मिल रहा है जो वे लायक हैं। हम वापस आते हैं हमारे लड़के पर जिसे मिस्टर चा द्वारा सवाल किया जा रहा है, जो ये जानना चाहते हैं कि उसने अपनी योजना क्यों जारी रखी जब वह पहले ही किम परिवार के साथ समझौता कर चुका था। हमारे लड़के का मन अतीत की ओर जाता है जहां हम उसे किम परिवार के गहरे राजनीतिक संबंधों के बारे में सब कुछ सीखते हुए पाते हैं। वह बताता है कि यह बहुत ही असंभव था कि सब कुछ आसानी से हो जाता, इसलिए उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वर्तमान में वह स्वीकार करता है कि उसने उनकी सहमति का सम्मान नहीं किया। श्रीचा पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में सोचता है कि किम परिवार उसे बस यूं ही जाने देगा। हमारा लड़का आत्मविश्वास से कहता है कि वह शायद इस समय उनके दिमाग में आखिरी चीज है। ऐसा लगता है कि हमारा लड़का सही हो सकता है। रिपोर्टर और भी चौंकाने वाली बातें बताता है। हाल ही में इनबे किम की मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वतखोरी और चुनावी धोखाधड़ी में संलिप्तता के सबूत सामने आए हैं। सबूत इतने गंभीर हैं कि यहां तक कि उनके साथी पार्टी सदस्य भी सख्त जांच की मांग कर रहे हैं और हर कोई अपनी पार्टी को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए संबंध तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही श्री किम यह सुनते ही बिस्तर पर निर्जीव गुड़िया की तरह गिर जाते हैं। मिस्टर चा के पास वापस उन्हें लगता है कि हमारे लड़के ने उनके अतीत के बारे में भी कुछ जानकारी खोद निकाली है और चा नहीं चाहते कि वे भी कानून के सामने किम परिवार की तरह उजागर हों। परिवार, तो वह जल्दी से पूछता है कि हमारा एमसी वास्तव में कौन है। हमारा लड़का बस इतना कहता है कि वह सिर्फ एक साधारण किशोर है। श्रीमान चा इस हास्यास्पद टिप्पणी पर मुस्कुराता है, ये देखते हुए कि जिनके बारे में कुछ भी औसत नहीं है। दृश्य कक्षा में बदल जाता है जहां लड़कियां चिंतित महसूस कर रही हैं और जिनको देखकर शर्मा रही हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं, उससे कुछ पूछने के लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई बहुत शर्मिला है कि कोई कदम उठाए। जैसे ही जिन विचारों में खोया बैठा है उसका फोन बजता है। यह दा इन है जो उसे बता रही है कि वह आज खुद घर जा सकती है और उसे आराम करने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए कह रही है, जिनको समय बिताने की अवधारणा समझ नहीं आती और वह सोचता है कि इसे कैसे किया जाए। तभी उसका एक दोस्त योंगचान आता है और उसे नमस्ते कहता है। जैसे ही योंगचान बैठता है वह पूछता है कि क्या वह आज व्यस्त है। हमारा लड़का चुप रहता है, जिससे योंगचान को याद आता है कि जिन हमेशा अपनी छोटी बहन को घर छोड़ने जाता है, इसलिए वह स्कूल के बाद व्यस्त रहता होगा। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है, जिन अपने दोस्त को बताता है कि वह आज वास्तव में खाली है। योंगचान का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वे स्कूल के बाद घूमने की योजना बनाते हैं। हालांकि योंगचान का उत्साह जल्दी ही फीका पड़ जाता है जब वह एक अप्रिय आवाज सुनता है। जैसे ही दृश्य झूम आउट होता है, हम देखते हैं कि कक्षा के ये दो बीटा बुली आगे बढ़ते हैं। वे दोनों बताते हैं कि उन्होंने खबर सुनी है और जानते हैं कि जिन्ही कारण है कि गिसु किम विदेश जा रहे हैं। योंगचान इस खबर से पूरी तरह से हैरान है और आसपास बैठे अन्य छात्र भी उतने ही चौंक गए हैं। बदमाश ये राज खोलते हैं कि भले ही गिसु और उसकी बहन विदेश जाने के लिए तैयार थे, वे अब फंस गए हैं क्योंकि जानकारी लीक होने के बाद उनका पूरा परिवार मुसीबत में है। हमारा लड़का बीच में कूदकर चीजों को सही करने की कोशिश करता है। बुलियों से कहता है कि वे सब गलत समझ रहे हैं, लेकिन जिह्यूंग बोल पड़ता है, कहता है कि विनम्रता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे लड़के ने कुछ दिन पहले गिसु और उसके ग्रुप को उनके ठिकाने पर हरा दिया था। ह्युगजिन उसका समर्थन करता है, समझाता है कि जिन ने उन्हें अकेले ही हरा दिया और अब सब कह रहे हैं कि गिसु स्कूल में अपना चेहरा दिखाने में शर्मिंदा है। वह जानने के लिए बेचैन है कि हमारे लड़के ने गिसु को कितना बुरी तरह हराया होगा कि उसे देश छोड़ना पड़ा। योंगचान को आखिरकार यकीन हो गया है कि जिन वास्तव में एक कुशल लड़ाकू है और उस दिन का उसका प्रदर्शन सिर्फ किस्मत नहीं था। ह्युगजिन झुककर कहता है कि अब उन्हें उस बदमाश से और नहीं निपटना पड़ेगा। वह पार्टी करने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह हमारे लड़के को आज स्कूल के बाद जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करता है। जिह्यूंग सहमत होते हैं, ये जोड़ते हुए कि वे कई दिनों से कक्षा में हैं बिना वास्तव में एक साथ समय बिताए, और वह सुझाव देते हैं कि वे हमारे लड़के को इलाके में घुमाएं। लेकिन हमारा लड़का उन्हें साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके पास आज के लिए पहले से ही योजनाएं हैं। स्वाभाविक रूप से बदमाश हैरान होते हैं और पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। एक सुखद मुस्कान के साथ जिन जवाब देते हैं कि वे योंगचान के साथ समय बिताने की योजना बना रहे हैं। तभी जिह्यूंग अपनी घिनौनी मुस्कान के साथ योंगचान की ओर झुकते हुए कहता है कि वह उनके साथ शामिल होगा। ह्युगजिन भी डरे हुए लड़के की ओर झुककर अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह भी शामिल होना चाहता है। योंगचान को जबरदस्ती सहमत कराने के बाद वे वहां से चलने लगते हैं, कहते हैं कि वे बाद में मिलेंगे। हमारा लड़का जल्दी से अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वह सच में इन गुंडों को शामिल होने देना चाहता है, और बेचारा लड़का डर के मारे हाँ में जवाब देता है। अध्यापिका आखिरकार कक्षा में आती हैं और उन्होंने दो नए छात्र भी साथ लाए हैं। उनमें से एक साधारण दिखने वाला लड़का है, लेकिन असली आकर्षण एक खूबसूरत लड़की है जिसकी काली बाल हैं। योंगचान की आंखें उसे देखते ही चमक उठती हैं और हमारा लड़का जल्दी से पूछता है कि क्या वह जानता है कि वे कौन हैं। योंगचान बताता है कि हर कोई इस लड़की को जानता है। वह येओना शिन है और उसके दादा SW कॉरपोरेशन के मालिक हैं, जो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बगल में जो लड़का है वह स्योगजू है और अफवाह है कि वह बचपन से उसके साथ है और उसे उसका सहयोगी और बॉडीगार्ड माना जाता है। शिक्षक कहती हैं कि चूंकि सभी इन दोनों से परिचित हैं, वह परिचय में समय बर्बाद नहीं करेंगी। वह बताती हैं कि वे दोनों पिछले 2 वर्षों से अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और आज से कक्षा में शामिल होंगे। बीटा चमचे इन 2 नए छात्रों के बारे में ज्यादा उत्साहित नहीं लगते।
पहले केवल जिन के साथ उनके पास कक्षा पर शासन करने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन अब इन दोनों के साथ उन्हें यकीन नहीं है कि वे किसी को धमकाने के बारे में सोच भी सकते हैं। इस बीच योंगचान कक्षा में 2 अतिरिक्त डेस्क के बारे में उत्सुक था, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि वे किसके लिए हैं। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा है कि योना पहले से भी अधिक खूबसूरत लग रही है। यहाँ तक कि कक्षा के छात्र भी अपनी नजरें उससे नहीं हटा पा रहे हैं। जैसे ही महिला के पीछे सेओकजू आगे बढ़ता है, वह हमारे लड़के को नोटिस किए बिना नहीं रह सकता और उनकी नजरें एक पल के लिए मिलती हैं। योना भी खुद को रोक नहीं पाती और उसके पास से गुजरते हुए उस पर नजर डालती है। जैसे ही दोनों नए छात्र अपनी सीटों पर बैठते हैं, सेओकजू योना से कहता है कि हमारे लड़के का नाम उसे 1 सप्ताह पहले मिले मूल्यांकन रिपोर्ट में नहीं था और वह इसे दोबारा जांचना चाहता है। योना उत्सुक है और हमारे लड़के की ओर एक बार फिर देखती है और हम बता सकते हैं कि वह उसके बारे में स्पष्ट रूप से जिज्ञासु है। हमारा लड़का योना को अपनी ओर देखते हुए देखता है और जब वह वापस देखता है तो उसे योना मुस्कुराती हुई मिलती है। हालांकि वह फिर से अपनी नजरें हटा लेता है, जिससे वह थोड़ी नाराज लगती है क्योंकि उसे जवाब में मुस्कान नहीं मिली। इस बीच योंगचान उनकी बातचीत जारी रखते हैं और पूछते हैं कि क्या उसकी कोई खास जगह है जहां वह जाना चाहता है। जिन कहते हैं कि उन्हें कहीं भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो योंगचान गेम रूम जाने का सुझाव देते हैं। खैर, ऐसा लगता है कि गेमिंग रूम शब्द हमारे लड़के के लिए कुछ यादें ताज़ा कर देता है, जबकि उसके दोस्त बताते हैं कि यह पास में है और उन्होंने अपने पीसी को अभी अपग्रेड किया है। तभी हम अतीत में जाते हैं, जहां हम एक वरिष्ठ की अधिकारपूर्ण आवाज सुनते हैं जो सैनिकों के एक समूह को बता रहा है कि वे आज के व्यावहारिक जीवन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा शुरू करेंगे। वह बताते हैं कि एक चीज जो हर कोरियाई किशोर को जाननी चाहिए वह है गेमिंग रूम। यह पहली बार है जब हमारे लड़के ने गेमिंग रूम के बारे में सुना है। सीनियर आगे बताते हैं कि गेमिंग रूम व्यक्तिगत कंप्यूटर शुल्क पर प्रदान करते हैं और छात्र और वयस्क दोनों उनका उपयोग कर सकते हैं। जिज्ञासु, हमारा लड़का पूछता है कि लोग वहां क्या करते हैं। वरिष्ठ बताते हैं कि जबकि कुछ उपयोगकर्ता इंटरनेट ब्राउज करते हैं या एक्स रेटेड वीडियो देखते हैं, अधिकांश लोग वहां गेम खेलने के लिए होते हैं। औसत हाई स्कूल छात्र के लिए 90% से अधिक कुछ प्रकार का कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं। फिर वरिष्ठ कुछ सबसे आम खेलों का परिचय देते हैं। सबसे पहले है लीग ऑफ लीजेंड्स, उसके बाद बैटल रॉयल। वर्तमान में हमारा लड़का सोचता है कि वह आखिरकार मेजर की जानकारी का उपयोग कैसे कर सकता है। इस बीच यंगचान जोड़ता है कि वे गेम रूम में कुछ रामेन भी लेंगे और शायद बाद में कॉइंसा भी देखेंगे। ऐसा लगता है कि कॉइंसा एक और शब्द है जो हमारे लड़के ने अपने सैन्य दिनों के दौरान व्यावहारिक जीवन के बारे में सीखते समय सीखा। वरिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि हाई स्कूल के छात्र अक्सर कॉइन कराओके, जिसे कॉइन्स का भी कहा जाता है, जाते हैं। ये स्थान मूल रूप से कुछ सिक्कों के साथ गाने की अनुमति देते हैं। मेजर कांग हमारे लड़के से कहते हैं कि उसे कुछ गाने तैयार करने चाहिए अगर वह वहां जाता है, और वादा करते हैं कि वह उसे उसकी उम्र के बच्चों के लिए लोकप्रिय गानों की सूची भेजेंगे। जैसे ही हमारा लड़का विचार मंथन शुरू करता है और कुछ गाने याद करने की कोशिश करता है, उसका दोस्त पास में ही नर्वस होकर बैठा है, सोच रहा है कि गिन अचानक इतना गंभीर क्यों दिख रहा है। जैसे ही घंटी बजती है, छात्र दिन के लिए बाहर निकलते हैं और तभी हम इस हॉटी को फिर से देखते हैं और हमेशा की तरह वह अपनी सहायक के साथ है। ऐसा लगता है कि वे हमारे लड़के के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पता चलता है कि वह कुछ दिन पहले ही स्थानांतरित हुआ है, 18 साल का है और डाउन यू का बड़ा भाई है। योना यह जानकर हैरान है कि दाउन का एक भाई है, क्योंकि उसे लगा था कि उसका एकमात्र परिवार उसके दादा हैं। सियोकजू को सहमत होते हैं और बताते हैं कि दाउन अपने पितृदादा के साथ रह रही है क्योंकि उसके माता पिता और भाई की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। योना फिर पूछती है कि उसका भाई अब भी कैसे है। सियोकजू को जवाब देते हैं कि यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन जाहिर तौर पर उसका मृत भाई स्कूल में स्थानांतरित होने से ठीक पहले अचानक जीवित हो गया है। वह सुझाव देता है कि उन्हें हमारे लड़के के अतीत में थोड़ा और गहराई से देखना चाहिए। इस बीच काफी देर हो चुकी है और हम देखते हैं कि हमारा लड़का अकेला घूम रहा है। उसके फोन पर उसके दोस्तों से लगातार सूचनाएं आ रही हैं जो दिखाती हैं कि उन्होंने गेमिंग सेंटर में खूब मजा किया। हम गेमिंग क्लब में फ्लैशबैक करते हैं जहां हम ह्युगजिन, हमारे लड़के जे ह्यून और यंगचान को एक साथ देखते हैं। हर कोई इस बात से हैरान है कि यंगचान ने उन्हें खेल में कैसे आगे बढ़ाया। जे ह्यून यहाँ तक पूछता है कि उसकी रैंक क्या है, अनुमान लगाते हुए कि वह डायमंड या मास्टर होनी चाहिए। उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं जब यंगचान संकोच से बताता है कि वह वास्तव में चैलेंजर रैंक पर है। उस पल से यंगचान के प्रति उनका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वर्तमान क्षण में यहाँ तक कि हमारा लड़का भी इस अचानक बदलाव को अजीब पाता है, क्योंकि वे यंगचान की प्रभावशाली रैंक के बारे में उत्साहपूर्वक बातें करते रहते हैं। जब वह अपने फोन को देख रहा होता है, उसकी बहन आती है। वह जल्दी से उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह बताती है कि घर पर कचरे के बैग खत्म हो गए थे, इसलिए वह कुछ लेने गई थी और उसने कुछ स्नैक्स भी ले लिए। हमारा लड़का बैग उठाने की पेशकश करता है, लेकिन उसकी प्यारी बहन जोर देती है कि यह जरूरी नहीं है। फिर वह पूछती है कि क्या वह अपने दोस्तों के साथ था, और वह पुष्टि करता है कि वह था। वह एक गर्म राहत महसूस करती है। ये देखकर खुश होती है कि उसने दोस्त बना लिए हैं और लोग उसे लड़ाई के कारण नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। जब वह पूछती है कि वह कहाँ गया था, तो वह सीधे जवाब देता है कि वह गेम रूम में गया था। खैर, ऐसा लगता है कि यह वही नहीं है जो उसने सुनने की उम्मीद की थी, क्योंकि उसने सोचा था कि विदेश में इतने लंबे समय तक रहने के बाद उसकी रुचियां बदल गई होंगी। स्कूल में अपने अनुभवों के बारे में उत्सुक होकर वह पूछता है कि उसके लिए चीजें कैसी रही हैं। वह एक पल के लिए रुकती है और फिर जवाब देती है कि स्कूल में इतने सालों में इतना मजा नहीं आया। फिर वह पूछती है कि क्या उसने भी कुछ खाया। वह सिर हिलाता है, कहता है कि उन्होंने गेम रूम में बहुत मजा किया, जहाँ हर तरह का स्नैक उपलब्ध था। फिर वह उससे उसके योजनाओं के बारे में पूछता है और वह बताती है कि वह दादाजी के घर आने का इंतजार कर रही है ताकि वे साथ में खाना खा सकें। फिर हमारा लड़का पूछता है कि क्या वह उनके साथ शामिल हो सकता है, जिससे वह भ्रमित हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने पहले ही खा लिया है। वह असहजता से स्वीकार करता है कि उसे अभी भी थोड़ी भूख है। हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा लड़का बस कुछ अच्छा पारिवारिक समय बिताना चाहता है।
जब वे घर पहुंचते हैं तो मेज पर स्वादिष्ट भोजन का फैलाव होता है और वे सब मिलकर खाने का आनंद ले रहे होते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है कि दादाजी केवल एक सुरक्षा नौकरी करते हैं, फिर भी उनके पास हर दिन इतनी विविधता होती है। ये एक रहस्य है कि वे ये कैसे प्रबंधित करते हैं। जब वे सब मिलकर खाने का आनंद ले रहे होते हैं तो हमारे लड़के के विचार उसके भाड़े के सैनिक के दिनों की ओर चले जाते हैं। एक पल के बाद वह पुरानी यादों को झटक देता है और फिर से मुस्कुराने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। मेजर कांग का फोन है। मेजर उसे याद दिलाते हैं कि उसे रैंक की बजाय उसे भाई कहकर बुलाना चाहिए। मेजर पूछते हैं कि सब कैसा चल रहा है और हमारा लड़का कहता है कि वह अच्छा कर रहा है। लेकिन जब मेजर उसके स्कूल जीवन के बारे में पूछते हैं तो जवाब में लाइन पर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। थोड़ा चिंतित होकर मेजर जल्दी से पूछते हैं कि क्या हमारे लड़के ने किसी को मारा है। जिन जल्दी से कहते हैं नहीं, लेकिन स्वीकार करते हैं कि उन्हें कुछ परेशानी हुई थी जो जल्दी ही सुलझ गई। वरिष्ठ एक राहत की सांस लेते हैं और हमारा लड़का उन्हें आश्वस्त करता है कि अब सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। कांग राहत महसूस करते हैं और हमारे लड़के को याद दिलाते हैं कि वे हमेशा उसके लिए हैं। इसके जवाब में जिन वादा करता है कि वह इसे नहीं भूलेगा। अगले दिन स्कूल में हम तीनों को कक्षा में देखते हैं, लेकिन हमारा लड़का स्पष्ट रूप से गायब है और यंग चांद दो बदमाशों के बीच थोड़ा असहज लगता है। जे ह्यून अजीब सवाल पूछना शुरू करता है। जिज्ञासा पूर्वक वह पूछता है कि उनके अनुसार गिन और सियोग जूको की लड़ाई में कौन जीतेगा। ह्यूग जिन बताता है कि गिन अच्छा है, लेकिन शायद वह सियोग जूको को नहीं हरा सकता, जो बचपन से ही लड़ाई का प्रशिक्षण ले रहा है। उसके अनुसार हमारा लड़का उसकी तुलना में नौसिखिया लगता है। जे ह्यून सहमत होते हुए कहता है कि सियोग जूको एक बहुत ही कठिन व्यक्ति है। फिर यंग चांद पूछता है कि क्या यह सच है कि सियोग जूको ने 20 लोगों से लड़ाई की और जीत गया। प्लॉन्ट जल्दी से उसे सुधारता है, कहता है कि वास्तव में यह 30 लोग थे। ये संख्या यंग चांद को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर देती है। वह तो सांस लेना भी भूल जाता है, एक सेकंड के लिए। ब्राउन हेड बताते हैं कि जब एक समूह सड़क के गुंडों ने योनासिन को परेशान किया तो सियोग जूको ने उन सभी को हरा दिया। वह कहते हैं कि यह 10 लोगों से शुरू हुआ, लेकिन वे आते रहे। जब 30 लोग आ गए तब भी सियोग जू मजबूत थे। वह बिना खरोंच के चले गए, जबकि 30 गुंडे सड़क पर बेहोश पड़े थे, जैसे फेंके हुए खिलौने। फिर वह शर्मीला लड़का सियोग जू के बारे में सुनी गई अफवाहों के बारे में पूछता है कि उन्होंने योना को ले जाने वाले अपहरणकर्ताओं को पकड़ा। उसने सुना है कि इसके पीछे के लोग सभी सेवानिवृत्त सैनिक थे। गोरा व्यक्ति जल्दी से पुष्टि करता है कि सियोग जू को द्वारा अपहरणकर्ताओं को पकड़ने की कहानी भी शायद सच है। वह जोर देकर कहता है कि जिनका सियोग जू के खिलाफ कोई मौका नहीं है, क्योंकि वह एक पूरी तरह से अलग स्तर पर है। ये कभी कभी मजेदार होता है ये सोचकर कि इन कोरियाई मनहवा में किशोर अकेले ही पूरे गिरोह को हरा रहे हैं, जिससे सरकार और सभी खुफिया और कानून प्रवर्तन विभाग ऐसे दिखते हैं जैसे वे सिर्फ करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस बीच हमारा लड़का अचानक गलियारे में रुक जाता है जब वह सियोग जू के सामने आता है। बिना समय बर्बाद किए सियोग जू सीधे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। भ्रमित होकर हमारा लड़का स्पष्ट करता है कि वह नहीं समझता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। सियोग जू अपने तरीके को सरल बनाता है और पूछता है कि वह अपनी पहचान के बारे में झूठ क्यों बोल रहा है। वह उल्लेख करता है कि उसने सुना है कि हमारे लड़के का गीसू और ह्वी जिन किम के चले जाने में हाथ था। जिन स्पष्ट करते हैं कि उनका गीसू के साथ कुछ विवाद था, लेकिन उनका उनके प्रस्थान से कोई लेना देना नहीं था। तभी सियोग जू बताते हैं कि उन्होंने उस स्कूल से जांच की जहां हमारा लड़का कथित तौर पर विदेश में पढ़ता था और उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। चीजें गर्म होती दिख रही हैं, लेकिन इससे पहले कि हमें सियोग जू के लिए हमारे लड़के की प्रतिक्रिया मिलती, दृश्य दयोन की ओर बदल जाता है। उसके पास पहले की खूबसूरत लड़की योना आती है। कुछ समय बाद दोनों महिलाएं बातें कर रही हैं और दयोन कहती हैं कि उन्हें नहीं पता था कि योना वापस कोरिया में है। योना बताती है कि उसने एक दिन पहले ही स्कूल शुरू किया है और वह वास्तव में उसके भाई की होम रूम क्लास में है। दायोन आश्चर्य से चौंक जाती है। फिर योना कहती है कि उसे याद नहीं है कि दायोन ने पहले कभी भाई होने का जिक्र किया था। दायोन बताती है कि सभी को लगा था कि उसके भाई की उसके माता पिता के साथ दुर्घटना में 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह बच गया। उन्हें उसके जीवित होने के बारे में लगभग 6 महीने पहले ही पता चला। दृश्य फिर से अतीत में फ्लैशबैक होता है। दायोन अभी अभी घर लौटी है और देखती है कि उसके दादा टेलीफोन रिसीवर पकड़े हुए जमे हुए खड़े हैं। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं जब वह चौंकाने वाली खबर बताते हैं कि जिन जीवित हैं। इस रहस्य उद्घाटन से दायोन स्तब्ध रह जाती है और इसी तरह उसे अपने भाई के जीवित होने के बारे में पता चलता है। वर्तमान में वापस योना पूछती है कि अगर उसका भाई जीवित था लेकिन उसने संपर्क नहीं किया तो इन वर्षों में किसी को उसके बारे में क्यों नहीं पता चला। दायोन बताती है कि जिनको दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो गई थी और हाल ही में उसने कुछ यादें वापस पाना शुरू किया और किसी ने उनकी मदद की उसे ढूंढने और उससे फिर से जुड़ने में। योना स्पष्ट रूप से संदेह में इसे मानने में कठिनाई महसूस करती है। दायोन पुष्टि करती है कि जिनको केवल अपने दादा और एक छोटी बहन की धुंधली यादें हैं। पूछताछ के बाद योना एक सुखद मुस्कान देती है और टिप्पणी करती है कि उनके दादा अपने पोते को वापस पाकर बहुत खुश हुए होंगे। योना कहती है कि उनके दादा वास्तव में बहुत खुश हैं, ये बताते हुए कि कॉल मिलने के बाद वह घंटों तक रोए और फिर काम से छुट्टी लेकर खाना पकाने की कक्षाओं में दाखिला लिया। वह अपनी कोरियाई खाना पकाने की कौशल को सुधारना चाहते थे, ये सोचकर कि जिनको शायद बचपन में इसका ज्यादा अनुभव नहीं मिला होगा। योना टिप्पणी करती हैं कि उनके दादा दादी को अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार होना चाहिए और दायोन मुस्कुराते हुए सहमत होती हैं कि वह निश्चित रूप से करते हैं। लेकिन फिर योना एक गंभीर सवाल पूछती है, क्या वह पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि जिन उनका भाई है। दायोन थोड़ी हैरान दिखती है लेकिन जल्दी से सकारात्मक जवाब देती हैं। कहती हैं कि जिन निश्चित रूप से उनका भाई है और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए डीएनए परीक्षण भी किया था।
फिर हमारी लड़की पूछती है कि योना उसके भाई में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। यह सवाल स्पष्ट रूप से योना को चौंका देता है। चूंकि वह नहीं जानती कि क्या कहना है, वह जल्दी से लगभग घबराते हुए पूछती है कि क्या उसके भाई की कोई गर्लफ्रेंड है। फिर हम अपने लड़के की ओर लौटते हैं, जो सेओ ओक जू से पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। सेओ ओक जू अपना सवाल दोहराता है, पूछता है कि इस स्कूल में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है कि हमारे लड़के को यहाँ होने के लिए अपने रिकॉर्ड्स में हेरफेर करना पड़ा। जिन जवाब देते हैं कि क्या उन पर नकली रिकॉर्ड रखने का आरोप लगाया जा रहा है। सेओ ओक जू इसकी पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि वे नकली होने चाहिए क्योंकि उनके शोध के अनुसार जिन ने कभी उस शहर में नहीं रहे और जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करने का दावा किया है, उसके पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर हमारा लड़का सबूत के बारे में पूछता है और एससीओ ओके जू को याद दिलाता है कि अगर वह कह रहे हैं कि रिकॉर्ड नकली है तो इस दावे का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत होना चाहिए। एससीओ ओके जू इस सवाल का जवाब देने में थोड़ी देर के लिए असमर्थ हो जाते हैं। उन्होंने यह अंतर स्कूल से जुड़े लोगों से बात करके और जानकारी जुटाकर खोजा, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वह इस बात से हैरान है कि जिन बिना झिझके या चौंके बिना स्थिति को कैसे संभालता है। फिर हमारा लड़का आखिरकार पूछता है कि सीओ ओक जू उस पर पृष्ठभूमि जांच क्यों कर रहा है। जवाब में काले सिर वाला व्यक्ति समझाता है कि वह बस बैठकर एक संदिग्ध बच्चे को नहीं देख सकता जो उसकी मालकिन के लिए खतरा हो सकता है। उनके बीच एक पल के लिए चुप्पी छा जाती है, लेकिन फिर हमारा लड़का आखिरकार जवाब देता है, कहता है कि वह घर वापस आ गया। सीओ ओक जू इस स्पष्ट जवाब से हैरान है, तो हमारा लड़का स्पष्ट करता है कि उससे पूछा गया था कि वह यहाँ क्यों आया, और उसका जवाब बस इतना है कि वह अपने परिवार के लिए विदेश से वापस आया। इसके साथ ही हमारा लड़का जाने लगता है। सीओ ओके जू उसके पीछे संदेहपूर्ण आंखों से देखता है, सोचते हुए कि चूंकि उसे पहले से ही शक है कि हमारे लड़के ने अपने रिकॉर्ड्स को जाली बनाया है, उसे उसकी असली पहचान का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही क्लास शुरू होती है, हम देखते हैं कि जे ह्यून चुपचाप वीडियो गेम खेलने में डूबा हुआ है, जबकि गोरा लड़का अपने फोन को बेवजह स्क्रॉल कर रहा है। हमारा लड़का जिन देखता है कि दोनों एसईओ ओके जू और योना कक्षा से अनुपस्थित हैं। वह इस बात से चकित है कि कैसे ये दोनों, जो कल ही स्थानांतरित हुए थे, एक दिन से भी कम समय में उसके बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। जब घंटी बजती है तो बीटा बदमाश यंग चान के पास आते हैं, उसे खेल खेलने और रैंक बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे जिन को भी आमंत्रित करते हैं, लेकिन वह मना कर देता है, ये बताते हुए कि आज उसके दादा का जन्मदिन है। बदमाश खुद ही घूमने का फैसला करते हैं और यंग चान इस योजना के साथ है। इस बीच हम काले सौंदर्य के साथ वापस हैं, जहाँ सेओ ओक जू उस स्थिति के बारे में बता रहे हैं। वह आश्वस्त हैं कि जिन ने निश्चित रूप से अपने सभी रिकॉर्ड्स को जाली बनाया है, और यहाँ तक कि डीएनए परीक्षण की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाते हैं। सीओ ओक जू आगे बताते हैं कि उनके शोध में उनकी बहन दा योन के बारे में कुछ काफी कठोर बातें सामने आई हैं। ऐसा लगता है कि पिछले 2 वर्षों से उसे गी सू किम और उसकी बहन द्वारा गंभीर रूप से परेशान किया जा रहा है। जब योना पूछती है कि यह कितना बुरा था, तो सीओ ओक जू कहते हैं कि यह इतना बुरा था कि कोई भी सोच सकता है कि उसने इन वर्षों में इस उत्पीड़न को कैसे सहन किया। वह बताते हैं कि उसके हमले के वीडियो वास्तव में सार्वजनिक नहीं किए गए थे, लेकिन वह काफी यकीन से कहते हैं कि उसने जो हमला झेला वह भी उतना ही गंभीर था। योना काफी हैरान है और सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही कि आजकल के बच्चे कितने बिगड़े हुए हो सकते हैं। सीओ ओक जू जोड़ते हैं कि जिन ने पहले ही गीसू किम और उसके साथियों को 2 बार हराया है और उसकी बहन को बुलिंग से बचाया है। योना खुद से हंसती है, सोचती है कि यह कितना प्यारा है कि उसका खोया हुआ भाई वापस आकर उसके बुलियों को सबक सिखाता है, जबकि योना के अपने भाई बहन हमेशा उसे ही हटाना चाहते हैं। योना की जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है जब वह चीजों को जोड़ने लगती है। वो बताती है कि अगर जिन वास्तव में उसे निशाना बनाने के इरादे से स्कूल आया होता तो यह समझ में नहीं आता कि वह इसके बारे में इतना स्पष्ट क्यों होता। एक समझदार व्यक्ति ने ध्यान नहीं खींचा होता। सेओ ओक जू सहमत हैं, ये बताते हुए कि एक असली योजना वाला व्यक्ति कम प्रोफाइल रखता। योना का दिमाग फिर से दौड़ने लगता है और वह पूछती है कि क्या जिनका दा ह्यून के परिवार से संबंधित कोई छुपा हुआ मकसद हो सकता है। वह विमान दुर्घटना से बीमा राशि का जिक्र करती है। फिर सेओ ओक जू खुलासा करती हैं कि दादाजी ने इसे प्राप्त किया, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया, जिससे यह वर्षों में बढ़ गया। इसके अलावा दादाजी ने जिन की मौत के लिए जो पैसा मिला था उसे वापस कर दिया क्योंकि वह जीवित था, लेकिन अभी भी एक बड़ी राशि बची है, इसलिए यह संभावना है कि वह पैसे के पीछे हो सकता है। योना ने संबंध जोड़े और इस बात को उजागर किया कि अगर जिन वास्तव में पैसे के पीछे हो सकता है तो इसका मतलब है कि दा ह्यून अपने ही भाई से खतरे में हो सकती है। दृश्य फिर से किराने की दुकान पर शिफ्ट होता है, जहाँ हमारी जोड़ी खरीदारी कर रही है और हमेशा की तरह जिन लड़कियों से बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा है। जब वे सामान देख रहे होते हैं, दा ह्यून गहरी सांस लेती है और स्वीकार करती है कि वह पूछने में हिचकिचाती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा बहुत अधिक है, इसलिए वह जानना चाहती है कि दुर्घटना के बाद उसकी जिंदगी कैसी थी। हमारा लड़का एक पल के लिए चुप रहता है और लड़की घबराकर माफी मांगने लगती है। कहती है कि अगर यह असुविधाजनक है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह बस मुस्कुराता है और उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है। वह अपनी कहानी शुरू करता है, समझाते हुए कि वह गहरे सदमे में था और ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। वह जीवित रहने के लिए जो कुछ भी कर सकता था उसने किया, एक ऐसी जगह पर जहां वह भाषा भी नहीं बोलता था, बस जीने के लिए लगातार व्यस्त रहता था। लड़की चुप हो जाती है इस भारी खुलासे को समझते हुए। फिर वह हंसने लगती है और पूछती है कि क्या वह उस समय गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बहुत व्यस्त था। वह हंसते हुए सहमति में सिर हिलाता है। फिर वह बताती है कि उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह योना के साथ उसी होमरूम में है, कुछ ऐसा जो योना ने खुद उसे बताया था। जिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और जल्दी से उससे पूछता है कि क्या वह उसे जानती है। दा ह्यून बताती है कि योना उसके अमेरिका जाने से पहले उसके प्रति बहुत अच्छी थी और वह उसे बहुत याद करती थी। तो जब उसने आज उसे फिर से देखा तो यह एक खुशहाल पुनर्मिलन था। फिर एक शरारती मुस्कान के साथ
दाह्यून बताती है कि योना ने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और निश्चित रूप से हमारे लड़के ने यह सुनकर एक सामान्य प्रतिक्रिया दी। बाद में घर पर जन्मदिन का जश्न पूरे जोरों पर है। भाई बहन अपने दादा को एक उपहार देते हैं। जैसे ही वह इसे खोलते हैं, उन्हें अंदर एक उच्च गुणवत्ता वाला बटुआ मिलता है और उनका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो वास्तव में प्रभावित होते हैं और उनके पास कम जेब खर्च होने के कारण थोड़ा दोषी महसूस करते हैं। सोचते हैं कि उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक खर्च किया होगा, लेकिन उनकी पोती बस गर्मजोशी से मुस्कुराती है और उन्हें आश्वस्त करती है कि उनके पास उन्हें उपहार देने के लिए पर्याप्त था, और वैसे भी ये बहुत महंगा नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ खुशी से कांपते हैं जब वह बटुआ पकड़ते हैं। भावनाओं से भरी आवाज में वो उन्हें बताते हैं कि सबसे बड़ा उपहार जो वह कभी मांग सकते थे वह उन्हें पहले ही मिल चुका था जब जिन सुरक्षित और स्वस्थ घर लौट आया। उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अचानक फोन की घंटी बजने की आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। दाह्यून उसे उठाने के लिए अपने कमरे की ओर दौड़ती है। जब वह फोन पर बात कर रही होती है, जिन चुपचाप सुनने की कोशिश करता है, तभी वह सुनता है कि लड़की कह रही है कि वह थोड़ी देर के लिए सुविधा स्टोर जा रही है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि वह इतनी देर रात को क्यों जा रही है, और पता चलता है कि वह इसलिए जा रही है क्योंकि योना थोड़ी देर के लिए बात करने आई थी। खैर, हम देख सकते हैं कि जिन को निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ लग रही है। बाद में उस रात जिन अपने कंप्यूटर में गहराई से खोज कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वह एसडब्ल्यू कॉर्पोरेशन के बारे में जितना हो सके उतना पता लगा सकें जो योना के परिवार का है। वह जानना चाहता है कि योना उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है और वे उसके जैसे एक साधारण ट्रांसफर छात्र की पृष्ठभूमि जांच क्यों कर रहे हैं। जिन अपने सियोकजू के साथ हुई बातचीत पर विचार करता है, तभी वह अपने दादा की आवाज सुनता है। जब वह लिविंग रूम में जाता है तो उसके दादा कहते हैं कि वह भी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारा लड़का पूछता है कि क्या वह दाह्यून के पीछे जा रहे हैं, और बूढ़ा आदमी कुछ हद तक सहमत होता है। वह जोड़ता है कि उसे बस ताजी हवा की जरूरत है। जिन मुस्कुराते हैं और अपने दादा से कहते हैं कि वे वहीं रहें और वह खुद जाकर देख लेंगे, लेकिन बूढ़े आदमी ने जोर देकर कहा कि वह खुद ही बाहर जाएंगे। फिर जिन उन्हें सुबह की जल्दी नौकरी की याद दिलाते हैं, और अंत में हमारा लड़का अपने आप बाहर जाने का फैसला करता है। बाद में हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां अपनी पढ़ाई और अन्य विषयों के बारे में बातें कर रही हैं। योना अपने विदेश में पढ़ाई के अनुभव साझा करती है और सुझाव देती है कि दाह्यून भी बाहर पढ़ाई करने पर विचार करे। जवाब में दाह्यून मानती है कि उसने पहले कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। जब योना पूछती है क्यों, तो दाह्यून बताती है कि इसमें बहुत खर्च आता है और उसे कई सालों के लिए दूर रहना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि वह कुछ समय के लिए अपने दादा के साथ नहीं रह पाएगी। योना को यह थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए दाह्यून और विस्तार से बताती है कि वह नहीं चाहती कि उसके दादा अकेले रहें, खासकर जब से इन दिनों उनकी सेहत अच्छी नहीं है। हालांकि वह आभारी है कि उसका भाई हमेशा आसपास रहता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति वास्तव में उसे बेहतर महसूस कराती है। इस बीच योना को असली कारण बताने में कठिनाई हो रही है कि वह क्यों आई है, क्योंकि दाह्यून उस पर वास्तव में भरोसा करती है। उसे नहीं पता कि बिना समस्या पैदा किए इसे कैसे बताया जाए। फिर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जहां सियोकजू योना को बताता है कि कथित विदेशी स्कूल से किसी ने पुष्टि की कि दाह्यून का भाई वहां कभी नहीं गया। उन्होंने उसकी फोटो भी देखी और सत्यापित किया कि वह कभी छात्र नहीं था। इसके अलावा उसके झूठे पते पर वर्तमान निवासी ने ठोस सबूत दिया कि वह कभी वहां नहीं रहा। सियोकजू कुछ अन्य सुरागों की भी जांच कर रहा है, इसलिए योना ने फैसला किया कि उसे दाह्यून से मिलकर जो उन्होंने पाया है उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन सियोकजू उसे याद दिलाता है कि भले ही उनके पास रिकॉर्ड के जाली होने का सबूत है, वे अभी तक यह साबित नहीं कर सकते कि वह दाह्यून का असली भाई नहीं है। योना चिंतित है क्योंकि जिस दशक में वह गायब था उसके रिकॉर्ड मूल रूप से नकली हैं। चूंकि वह अब उसके साथ रह रही है, यह एक बड़ी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो सोचती है कि दाह्यून को रिकॉर्ड के बारे में सच्चाई जानने का हक है और वह कम से कम उसे अब तक जो उन्होंने पाया है उसके बारे में बताना चाहती है। वर्तमान में योना उस मुख्य विषय को उठाने के लिए संघर्ष कर रही है जिसके लिए वह यहाँ आई थी, भले ही यह उसके आने का मुख्य कारण है। जैसे ही दाह्यून ये व्यक्त करती है कि वह लंबे समय बाद इस तरह बातचीत करके कितनी खुश है, हम देखते हैं कि हमारा लड़का दोनों लड़कियों की ओर बढ़ रहा है। हालांकि सियोकजू उसके सामने आ जाता है, लेकिन जिन बस उसके पास से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन नया व्यक्ति जल्दी से उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। सियोकजू के मन में उसे यकीन है कि जिन यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे चिंता है कि वे सब कुछ दाह्यून के साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए वह जल्दी से हमारे लड़के का रास्ता रोकता है और उसे बताता है कि दोनों लड़कियां बस बातें कर रही हैं और उनसे कुछ समय अकेले देने के लिए कहता है। अचानक एक तेज रफ्तार वोल्क्सवैगन उनकी ओर तेजी से आती है। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर सके, कार दोनों लड़कों से टकरा जाती है, उन्हें गेंद की तरह गिरा देती है। वे जमीन पर गिर जाते हैं जैसे ही वोल्क्सवैगन वहीं रुकती है जहां दोनों लड़कियां बैठी हैं। जिन खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह गंभीर रूप से घायल है, खासकर उसके सिर के आसपास। जैसे ही वह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, उसकी धुंधली आंखें वैन से कुछ संदिग्ध लोगों को दोनों लड़कियों का अपहरण करने की कोशिश करते हुए दिखती हैं। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना जिन पागलों की तरह दौड़ने लगता है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं। अपहरणकर्ता लड़कियों को पहले ही ले जा चुके हैं और वह कार से तेज नहीं दौड़ सकता, इसलिए वे असहाय रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर जल्दी से देखते हैं और गुस्से में एक दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ गर्मा गर्म शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनमें से कोई भी अपहरण के पीछे नहीं है, इसलिए वे छोड़ देते हैं। काले बालों वाला लड़का तुरंत अपना फोन निकालता है और एसडब्ल्यू कॉर्पोरेशन की सुरक्षा टीम को फोन करता है। जल्दी से रिपोर्ट करता है कि योना का अपहरण हो गया है। वह उन्हें सुरक्षा फुटेज का उपयोग करके उसे ट्रैक करने के लिए कहता है। इस बीच जिन चलने लगता है और काले बालों वाला लड़का जल्दी से उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है और क्या वह वास्तव में इसके पीछे नहीं है। जिन बस इतना कहता है कि उसके पास किसी से बहस करने का समय नहीं है। सियोकजू बताता है कि एसडब्ल्यू कॉर्पोरेशन की सुरक्षा पहले से ही इस पर काम कर रही है और जल्द ही लड़कियों को ढूंढ लेगी।
तब तक जिनको उसके साथ रहना होगा ताकि वे उसकी पहचान की पुष्टि कर सकें। लेकिन हमारा लड़का स्पष्ट कर देता है कि वह अपनी बहन को ढूंढने जा रहा है और अगर सियोकजू उसका पीछा करना चाहता है तो वह खुशी से ऐसा कर सकता है। सियोकजू को यह एहसास होने लगता है कि जिन शायद इसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर हमारा लड़का अचानक रुकता है और मजाक में सियोकजू से पूछता है कि क्या वह अपनी कार लाया है। दृश्य शहर के मनोरंजन जिले के व्यस्त केंद्र में बदल जाता है। एक पब के अंदर मिस्टर चा आराम से बैठे हुए सिगरेट पी रहे हैं और अपने आराम के समय का आनंद ले रहे हैं। तभी उनका नौकर उन्हें सूचित करता है कि कोई उनसे मिलने आया है। जब मिस्टर चा मुड़ते हैं तो वे जिन को वहां खड़ा देखते हैं। फिर दृश्य 100 कॉर्पोरेशन की ओर बदलता है, जहां हम एक शाही दिखने वाली महिला को उसकी कुर्सी पर बैठे हुए देखते हैं। मैं बता सकता हूं कि वह निश्चित रूप से योना की बहन है, क्योंकि वह अपनी बहती काली बालों के साथ उतनी ही खूबसूरत दिखती है। अचानक एक सहायक कमरे में घुस आता है। महिला इस अचानक घुसपैठ से थोड़ी नाराज दिखती है और जानना चाहती है कि उसने बिना अनुमति के अंदर आने की कोशिश क्यों की। सहायक जल्दी से रिपोर्ट करता है कि योना का अपहरण कर लिया गया है। यह खबर महिला को चौंकाती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह इससे ज्यादा परेशान नहीं लगती। वास्तव में वह हल्के से मुस्कुराने लगती है और लगता है कि अफवाहें आखिरकार सच ही होंगी। पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वह किसकी बात कर रही है, लेकिन चलो इसे मान लेते हैं। फिर वह पूछती है कि क्या उनके दादा अभी भी कंपनी के पीछे जाने की योजना बना रहे हैं। सहायक कहता है कि उसे यकीन नहीं है, तो वह पीछे की ओर झुक जाती है, ये उम्मीद करते हुए कि अगर वह बिना पीछे हटे उनका पीछा करते रहते हैं तो योना अंततः मर जाएगी। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसका वह इंतजार कर रही है। दृश्य फिर से पब में बदल जाता है, जहां हमारी मुख्य पात्र की मुलाकात चा से होती है और सियोकजू भी उसके साथ आता है। सियोकजू पहले से ही चा के बारे में जानता है, क्योंकि वह उसे उनके डेटाबेस से पहचानता है और यह जानने के लिए उत्सुक है कि हमारा लड़का इस गैंगस्टर को कैसे जानता है। चा पूछता है कि हमारे लड़के को क्या चाहिए। जवाब में जिन बस इतना कहता है कि उसे कुछ जानकारी चाहिए। चा एक और सिगरेट जलाता है और हंसते हुए पूछता है कि वह उसकी मदद क्यों करेगा। हमारा लड़का सीधे मुद्दे पर आता है, ये प्रकट करते हुए कि ग्रैंड 100 कॉर्पोरेशन की पोती का अपहरण कर लिया गया है। यह कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद चा को बिल्कुल नहीं थी। हालांकि वह इसे जल्दी से नजरअंदाज कर देता है, कहता है कि यह उनकी समस्या नहीं है और वे ऐसे मुद्दों से नहीं निपटते, क्योंकि 100 कॉर्पोरेशन के साथ उलझना बेहद जोखिम भरा होगा। हमारा लड़का पूछता है कि क्या छा के पास कोई सुराग है, लेकिन माफिया बॉस स्पष्ट कर देता है कि उसके पास कुछ साझा करने का कोई कारण नहीं है, खासकर जब से वह पहले से ही हमारे लड़के की वजह से एक कठिन स्थिति में है। तभी हमारा लड़का बताता है कि उसकी छोटी बहन को भी 100 की पोती के साथ ले जाया गया था। चा को आखिरकार एहसास होता है कि वह अब मुश्किल में है, क्योंकि हमारे लड़के की बहन के साथ छेड़छाड़ करना जॉन विक के कुत्ते के साथ छेड़छाड़ करने जैसा है। दोनों ही समान रूप से खतरनाक हैं। फिर वह समझाना शुरू करता है और बताता है कि कुछ लोग टूटी फूटी कोरियाई में बात कर रहे थे और बिना ट्रेस वाले गोदामों के साथ साथ बर्नर्स, कारों और कुछ अतिरिक्त लोगों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। प्रस्ताव लुभावना था, लेकिन उसने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि इस तरह की परेशानी से निपटना आसान नहीं होता। वह जोड़ता है कि उसने सुना है कि किसी और दल ने यह काम लिया है और उसे बस इतना पता है कि वे इंचियोन से काम कर रहे हैं। उसके पास बस इतनी ही जानकारी है। यह आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर सियोकजू ने पहले ही पता लगा लिया हो कि इस गड़बड़ी के पीछे कौन है। इस बीच हमारा लड़का आखिरी धन्यवाद देने के बाद चलने लगता है, लेकिन फिर माफिया बॉस अपना फोन हमारे लड़के की ओर फेंकता है और उसे अपना नंबर सेव करने के लिए कहता है। जिन उसे बिना समझे देखता है, ये सोचकर उलझन में है कि उसे उसका नंबर क्यों चाहिए। माफिया बॉस थोड़ा परेशान होकर स्पष्ट करता है कि उसे गोदाम की जानकारी के लिए संपर्क करने के लिए उसकी जरूरत होगी। इसके साथ ही हमारा लड़का उसके नंबर डालने लगता है। वह यह भी पूछता है कि क्या दरवाजे के बाहर की बाइक उसकी है। चा को ठीक ठीक पता है कि हमारा लड़का इसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है, इसलिए वह जवाब देने में हिचकिचाता है। लेकिन अंततः मेरा आदमी भारी बाइक ले लेता है और जाने से पहले वह सियोकजू से कहता है कि वह खुद का रास्ता निकाल ले, क्योंकि वह बाइक ले जा रहा है। सियोकजू सवाल करता है कि क्या वह इस संदिग्ध अधूरी जानकारी पर भरोसा करने जा रहा है और उसके आधार पर उन अपहरणकर्ताओं का पीछा करने जा रहा है। हमारा लड़का समझाता है कि उसके पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है, क्योंकि योना शायद तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक अपहरणकर्ताओं को उनकी चाहत नहीं मिल जाती। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे दाह्यून के साथ क्या कर सकते हैं। सियोकजू जिनकी तर्क शक्ति को समझता है और चुप रहता है, और वह देख सकता है कि वह एक तेज और चतुर विचारक है। फिर सियोकजू उसे बताता है कि उसने पहले ही जानकारी अपनी सुरक्षा टीम को दे दी है और वह अपनी कार में उसका पीछा करेगा। जिन बस ठंडे स्वर में जवाब देता है, कहता है कि सियोकजू जो चाहे कर सकता है। इसके साथ ही वह अपना हेलमेट पहनता है, गैस पैडल को दबाता है और सड़कों पर तेजी से निकल जाता है। फिर दृश्य लड़कियों की ओर बदल जाता है, जहां हम देखते हैं कि दाह्यून सिरदर्द के साथ जाग रही है और जैसे ही वह अपने आसपास के माहौल को समझती है, योना जल्दी से माफी मांगती है, कहती है कि शायद यह उसकी गलती है कि दाह्यून इसमें फंस गई। दाह्यून का मन हाल की घटना को याद करने लगता है और उसे यह याद करके झटका लगता है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, और योना दुखी होकर इसकी पुष्टि करती है, यह जोड़ते हुए कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोरिया लौटने के तुरंत बाद ऐसा होगा। तभी अपहरणकर्ता आते हैं और योना ठंडे स्वर में उनसे पूछती है कि उन्हें क्यों अगवा किया गया। उनमें से एक अपहरणकर्ता उस पर चिल्लाता है कि चुप रहो और शांत रहो और यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। बेशक उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि ये गंदे लोग उसके दादा के खिलाफ उसे दबाव के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे होंगे। फिर उनमें से एक गुर्गा बॉस से पूछता है कि उन्हें दाह्यून के साथ क्या करना चाहिए, जिसे सिर्फ इसलिए अगवा किया गया था क्योंकि वह योना के साथ थी। जैसा कि उम्मीद थी, बॉस ने फैसला किया कि वह उनके लिए बेकार है और अपने गुर्गों को उसे खत्म करने का आदेश देता है। लेकिन योना तुरंत बोल पड़ती है, यह जोर देकर कि वह उन्हें दाह्यून को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। बॉस पूछता है कि वह क्या कर सकती है और योना धमकी देती है कि वह अपनी जीभ काट लेगी और खून बहाकर मर जाएगी, जिससे उन्हें उसे सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना असंभव हो जाएगा।
माफिया बॉस को यह मजाकिया लगता है कि वह किसी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है जिसे वह मुश्किल से जानती है। वह उसे और चिढ़ाता है, उसे अपनी जीभ काटने के लिए उकसाता है। खैर, माफिया बॉस को अपने शब्दों के साथ अधिक सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि योना बिना हिचकिचाए अपनी जीभ काट लेती है, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगता है। बॉस आश्चर्य में चिल्लाता है, जबकि दूसरा गुर्गा चुपचाप देखता है। स्पष्ट रूप से उसकी इस्पात जैसी हिम्मत देखकर चौंक जाता है। बॉस जल्दी से खड़ा होता है और उसे बताता है कि उसकी हिम्मत ने उसे कुछ समय खरीद दिया है। गुर्गे पूछते हैं कि अगला आदेश क्या है। बॉस उन्हें बताता है कि बाद में दा ह्यून से छुटकारा पाएं और उन्हें निर्देश देता है कि उसका मुंह बंद कर दें ताकि वह कोई आवाज न कर सके। फिर दृश्य हमारे लड़के और सियोकजू पर वापस जाता है। ऐसा लगता है कि वे उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिसका जिक्र मिस्टर चा ने किया था। सियोकजू बताता है कि स्थान सही लगता है क्योंकि एसडब्ल्यू सिक्योरिटी ने मिनीवैन की फुटेज को इस क्षेत्र में ट्रैक किया है। जैसे ही हमारा लड़का आगे बढ़ने लगता है, सियोकजू उसे रुकने और बैकअप का इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उनके कोऑर्डिनेट्स एसडब्ल्यू सिक्योरिटी को भेज दिए हैं और उन्हें जल्द ही आ जाना चाहिए। लेकिन हमारा लड़का उसे याद दिलाता है कि दा ह्यून के पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ गुंडे इलाके में गश्त कर रहे हैं। अचानक हमारा लड़का एक गुंडे के ऊपर छलांग लगाता है, उसे गले से पकड़ता है और उसे गला घोंटने लगता है। वह गुंडा अंततः बेहोश हो जाता है और हमारा लड़का उसे चुपचाप अंधेरे में खींच ले जाता है, उसे उन अन्य गुंडों के ढेर में जोड़ देता है जिन्हें वह पहले ही गिरा चुका है। सियोकजू भी मदद कर रहा है और वह जिन की चुपचाप विरोधियों को गिराने की क्षमता से प्रभावित है। वह इतना प्रभावित होता है कि वह जिन से पूछता है कि वह आखिर है कौन। जिन बस आराम से जवाब देता है कि वह उसी स्कूल का एक औसत छात्र है। दृश्य एसडब्ल्यू कॉर्पोरेशन की ओर बदलता है, जहां हम अंततः कंपनी के बड़े बॉस दादाजी से मिलते हैं। वह काले सूट वाले व्यक्ति से अपहरण की मांगों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। वह व्यक्ति समझाता है कि अपहरणकर्ता चाहते हैं कि एसडब्ल्यू कॉर्प अपना हालिया अनुबंध रद्द कर दे। यदि एसडब्ल्यू कॉर्प 1 घंटे के भीतर जवाब नहीं देता या मानने से इनकार करता है तो वे मिस योना को मार देंगे। बूढ़ा आदमी सुरक्षा विवरण के बारे में पूछता है और काले सूट वाला सूटेड गाय कहते हैं कि एसडब्ल्यू सिक्योरिटी उस स्थान पर 50 मिनट के भीतर पहुंच जाएगी जहां योना को रखा गया है। वापस उस संदिग्ध स्थान पर हम 2 गुर्गों को बातचीत करते हुए सुनते हैं। वे अपने ग्राहक के बारे में और वे उन्हें यह अपहरण क्यों करवा रहे हैं इसे लेकर जिज्ञासु हैं। उनमें से एक कहता है कि उनके बॉस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह उनकी चिंता का विषय नहीं है और उन्हें बस आदेशों का पालन करना चाहिए। तभी उनमें से एक गुर्गे को सिर पर एक थप्पड़ पड़ता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह मुड़कर देखता है दर्द से कराहते हुए कि जिन ने पहले ही दूसरे आदमी को बाहर कर दिया है। गुंडों से निपटने के बाद जिन अपने साथी से पूछता है कि उसने कितनों को बेहोश किया है। सियोकजू कहता है कि जो आदमी उसने पीछे छोड़ा वह कुल मिलाकर 5 हो जाते हैं। हेर जिन जल्दी से मानसिक गणना करता है और महसूस करता है कि उन्होंने 14 लोगों को गिरा दिया है, जिसका मतलब है कि दुश्मन के पास बहुत ताकत और संसाधन है। सियोकजू हैरान है कि जिन ने 9 लोगों को गिरा दिया जबकि वह सिर्फ 5 के साथ संघर्ष कर रहा था। अंत में जिन काले सिर वाले से पूछता है कि डोर कौन खींच रहा है। वह आदमी एक भारी सांस छोड़ता है और कहता है कि वे वास्तव में नहीं जानते। ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं। इस तरह की बात तब भी हुई थी जब वे अमेरिका में थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोरिया वापस आने के तुरंत बाद यह फिर से होगा और उसे लगता है कि उसे अधिक सतर्क रहना चाहिए था। जिन बताते हैं कि असली मास्टरमाइंड अभी योना के साथ होना चाहिए, इसलिए वह स्थान के अंदर और गहराई में जाने का निर्णय लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन सियोकजू से पूछता है कि क्या वह ठीक रहेगा। सियोकजू उलझन में दिखता है और पूछता है किस बारे में ठीक। जिन समझाता है कि जब वह वैन उसके ऊपर से गुजरी थी तो वह काफी चोटिल हो गया था। ब्लैकहेड इसे नजरअंदाज करते हुए कहता है कि हमारे लड़के को अपनी घायल टांग पर ध्यान देना चाहिए। अचानक कोई चिल्लाने लगता है, पूछता है कि सभी चौकीदार कहाँ गए। दूसरा मजाक करता है कि शायद सब शौच करने गए हैं, लेकिन फिर एक और सवाल करता है कि उन्हें एक साथ शौच करने की क्या जरूरत है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वे अंततः अपने लोगों को बेहोश पड़े हुए देखते हैं। इससे पहले कि भ्रमित गुंडे समझ पाते कि क्या हो रहा है, जिन एक के चेहरे पर जोरदार घुटना मारता है। फिर जिन पतले मूंछ वाले गुंडे की ओर मुड़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके पैर पर जोरदार किक मारता है। उसके बाद उसके सिर पर जोरदार प्रहार करता है। इसके साथ ही दोनों गुंडे बेहोश हो जाते हैं। जिन अलग होने का फैसला करता है, लेकिन उनके अलग होने से पहले सियोकजू उसे पुकारता है। जब हमारा लड़का मुड़ता है तो सियोकजू कहता है कि जब वे इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे तो वह जिनसे आधिकारिक माफी मांगता है। बॉस के पास वापस वह बाहर की हलचल सुन रहा है और अपने गुर्गों से कहता है कि जाकर देखें। हम देखते हैं कि हमारी महिलाएं अपने चेहरे कपड़ों से ढके हुए हैं ताकि वे चिल्ला ना सकें। जैसे ही जिन नीचे चलता है वह गुर्गों से टकराता है। मास्क वाला आदमी बताता है कि उसने तस्वीरों में सियोकजू को देखा है, इसलिए वह पुष्टि कर सकता है कि यह लड़का निश्चित रूप से वह नहीं है। फिर वह हमारे लड़के से पूछता है कि वह अंदर कैसे आया। जिन चुप रहता है और जल्दी से समझ जाता है कि ये लोग अपहरण के पीछे हैं। इस बीच नकाबपोश आदमी अपने गुर्गों को आदेश देता है कि इस लड़के से छुटकारा पालो। जैसे ही हम जिन को गुंडों को बाहर निकालते हुए देखने वाले होते हैं, दृश्य कटकर सियोकजू पर जाता है, जो स्टोर रूम में छिपा हुआ है और सावधानी से इधर उधर देख रहा है। वहां उसे दोनों महिलाएं बंधी हुई मिलती हैं और शुक्र है कि वहां कोई और नहीं है। तो वह समझता है कि वे सब जिनको ढूंढने बाहर गए होंगे। वह चुपके से लड़कियों के पास जाता है, जल्दी से योना के चेहरे से मास्क हटाता है और वह पूछती है कि क्या सुरक्षा टीम आ गई है। सियोकजू उसे बताता है कि वे रास्ते में है। योना ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि उसने उन्हें यहाँ कैसे ढूंढा। तभी माफिया बॉस बोल पड़ता है और वह ये सुनकर बहुत खुश होता है कि सुरक्षा टीम जल्द नहीं आ रही है। बॉस फिर कहता है कि वह एसडब्ल्यू कॉर्पोरेशन से सियोकजू होना चाहिए और उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। वह जोड़ता है कि यह लड़का काफी परेशानी का कारण बना है, हमेशा योना के आसपास मंडराता रहता है और उनकी योजनाओं को बिगाड़ता है।
माफिया बॉस स्पष्ट करता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि सियोकजू ने उनका ठिकाना कैसे ढूंढा, लेकिन वह निश्चित है कि अकेले बिना किसी मदद के यहाँ आना समझदारी नहीं थी। अचानक एक गुंडा सियोकजू पर झपटता है, लेकिन मेरा आदमी हमले से बचकर खुद एक मुक्का मारता है। हालांकि यह गुंडा इतना आसान नहीं है। वह मुक्का चकमा देता है और जल्दी से पलटवार करता है। सियोकजू को एहसास होता है कि यह आदमी बाहर के गुंडों से ज्यादा मजबूत है और उसे बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर सियोकजू एक जोरदार प्रहार करता है और उसके पेट में एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे वह दर्द से दोहरा हो जाता है। अंत में सियोकजू एक शक्तिशाली पैर का झटका देता है और गुंडा आखिरकार हार मानता हुआ दिखता है। जब हमें लगता है कि यह खत्म हो गया है, गुंडा पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन सियोकजू उसे पीठ पर एक जबरदस्त घुटने के प्रहार से मिलता है और वह आदमी जल्दी ही गिरने लगता है। दागदार चेहरे वाला बॉस नोट करता है कि उसे पता था कि सियोकजू को कम उम्र से प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह इतना प्रभावशाली है। यहाँ तक कि दोनों लड़कियां भी जो देख रही हैं उससे हैरान हैं। लेकिन माफिया बॉस यहाँ गर्व की लड़ाई के लिए नहीं है। उन शब्दों के साथ गुर्गा एक चाकू निकालता है और सियोकजू पर वार करने लगता है। उसके शरीर पर कई क्रूर कट लगाता है। बॉस अपने मास्क के नीचे मुस्कुराता है, कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का खाली हाथ लड़ेगा, जिससे उसे संभालना बहुत आसान हो जाता है। गुर्गा फिर से सियोकजू पर चाकू के साथ हमला करता है और पागल की तरह बाएं और दाएं झूलने लगता है। सियोकजू अपनी पूरी कोशिश करता है बचने की, लेकिन फिर भी उसे गहरे दर्दनाक कट लग रहे हैं जो उसे हिलने में मुश्किल कर रहे हैं। बॉस अपनी खुद की खंजर निकालता है और उसे हवा में उछालने लगता है, लड़कियों को देखते हुए स्पष्ट रूप से आनंद ले रहा है। जैसे ही सियोकजू यह देखता है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि दायोन गंभीर मुसीबत में है। बेचारी लड़की पहले से ही डरी हुई है, बस यह सोचकर कि क्या होने वाला है। इससे पहले कि सियोकजू प्रतिक्रिया कर सके, वह कमीना अपना खंजर सीधा उसकी ओर फेंकता है, उसका जीवन समाप्त करने के इरादे से। लेकिन आखिरी क्षण में योना दायोन के सामने कूद जाती है और जैसे ही खंजर लगने वाला होता है, सियोकजू दोनों लड़कियों के सामने कूद जाता है, ब्लेड का सीधे उसकी पीठ में। माफिया बॉस सियोकजू का मजाक उड़ाता है, उसे एक दयनीय कमीना कहता है जो केवल लोगों की खाली प्रशंसा के लिए अच्छा है। फिर वह अपने गुर्गों को योना को अकेला छोड़ने और बाकी दो को मारने का आदेश देता है। गुर्गे जल्दी से सहमत हो जाते हैं और आदेश को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक हर कोई दरवाजे के चरमराने की आवाज सुनता है और सभी की नजरें जिन पर जाती हैं, जो गुंडों को गिराने के बाद और उन्हें जमीन पर फैला छोड़ने के बाद एक शानदार प्रवेश करता है। क्लब में वापस गैंगस्टर चा अपने गुर्गों के साथ है। वे उसे ताज़ा जानकारी देते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि गोसंग कार्टेल अपहरण के पीछे है। चा गोसंग कार्टेल की इस हास्यास्पद गलती से स्तब्ध है कि उन्होंने जिन और एसडब्ल्यू कॉरपोरेशन दोनों के साथ उलझकर गलती की। ये निश्चित रूप से उल्टा पड़ने वाला था, क्योंकि कार्टेल कभी भी अपने ग्राहकों की जांच नहीं करता है इससे पहले कि वे कोई काम लें। फिर उनमें से एक गुर्गा छा से पूछता है कि उसने जिन की मदद क्यों की। वह आगे बताता है कि जिन ही वह है जिसने उन्हें मुश्किल में डाला, और वही है जिसने किम परिवार की सारी गंदगी उजागर की जिसे वे सालों से छुपा रहे थे। चा एक बड़ी सांस छोड़ते हुए कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह बताता है कि वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जो जिन जैसे बच्चे का सामना नहीं कर सकता, और वे उस पर बदला नहीं ले सकते, खासकर जब से किम परिवार ने पहले उसके साथ गड़बड़ की थी। गुर्गे फिर कहते हैं कि उन्हें जिन की मदद भी नहीं करनी चाहिए। चा एक पल के लिए चुप हो जाता है और खुद से हंसता है और आगे कहता है कि उसे उसकी मदद करनी पड़ी क्योंकि उसकी बहन का अपहरण कर लिया गया था। छिपने के स्थान पर वापस जिन अपनी भव्य एंट्री करता है। गुंडों का नेता पूछता है कि यह आदमी कौन है, जबकि योना उसे देखकर हैरान है। डायोन भी अपने भाई को देखकर चौंक जाती है और जब वह इसे जोर से कहती है तो माफिया बॉस सुन लेता है और समझ जाता है कि जिन उसका भाई है। बॉस हंसने लगता है, लगभग अपनी सांस खो बैठता है। उसे यह मजेदार लगता है कि उसने एक लड़की का अपहरण किया और अब उसका प्यारा भाई उसे बचाने के लिए यहाँ है। उसे पूरी स्थिति काफी मजेदार लगती है। इस बीच जिन अपनी बहन की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या वह ठीक है। डायोन रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं जब वह अपने भाई से यहाँ से चले जाने की विनती करती है। इस बीच योना का दिल टूट जाता है यह देखकर कि ये दोनों भाई बहन उसकी वजह से इस मुसीबत में फंस गए हैं। वह गुंडे के नेता पर चिल्लाती है और सहयोग करने की पेशकश करती है और उनसे कहती है कि उसके सहयोग के बदले बाकी सभी को जाने दें। माफिया बॉस जवाब में कहता है कि वह उसके लिए कोई एहसान क्यों करे। योना चुप हो जाती है, ये महसूस करते हुए कि उसके पास ज्यादा ताकत नहीं है। सियोकजू जो जमीन पर घायल और चोटिल है, जिनको प्रशंसा और आश्चर्य के मिश्रण के साथ देखता है। तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार गुंडों का नेता अपने आदमियों को जिनको गिराने का आदेश देता है। वह कहता है कि उन्होंने उसे पहले ही काफी समय दे दिया है और अब इसे खत्म करने का समय है। गुंडा आगे बढ़ता है, हाथ में खंजर ली, जिनको गिराने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा सके, जिन तेजी से हमले को रोकता है, गुर्गे की कलाई पकड़ता है और खंजर को गुर्गे के अपने सीने में घोंप देता है। माफिया बॉस इस घटनाक्रम से पूरी तरह से स्तब्ध है और सियोकजू भी सदमे में देखता है। डायोन भी अपने भाई की कौशल देखकर दंग रह जाती है और उसका भाई जल्दी से उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। लड़कियां जल्दी से उसकी बात मानती हैं, अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हैं। फिर जिन गुर्गे पर वार करता है, उसके शरीर पर गहरे खून से लथपथ घाव छोड़ देता है। खून हर जगह बिखर जाता है जब गुर्गा अपने ही खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। योना अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ, क्योंकि यह सब उसके लिए बहुत ज्यादा है। इस बीच सियोकजू पूरी तरह से चकित है, यह महसूस करते हुए कि जिन बस यूं ही चाकू नहीं चला रहा है।
इसके बजाय उसने कुशलता से गुर्गे की मांसपेशियों और लिगामेंट्स को काट दिया है ताकि उसे निष्क्रिय किया जा सके। माफिया बॉस भी यह देखकर काफी हैरान है और टिप्पणी करता है कि वह बिल्कुल भाई जैसा नहीं लगता बल्कि एक बॉडीगार्ड जैसा लगता है। जिन उसकी ओर बढ़ते रहते हैं और बॉस अपनी पिछली बात को जल्दी से वापस ले लेता है। वह मानता है कि जिन सिर्फ एक बॉडीगार्ड से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कोई साधारण लड़का उस तरह से चाकू नहीं चला सकता और इतनी ठंडी नजर नहीं रख सकता। फिर वह इसे नजरअंदाज करते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह फिर भी जिन को मारने की योजना बना रहा है। वह उस पर अपना खंजर चलाता है, लेकिन मेरा आदमी जल्दी से नीचे झुक जाता है और बॉस अपना खंजर बाएं और दाएं चलाता रहता है। जैसे ही माफिया बॉस जिन पर अपने खंजर से हमला करता है, जिन आसानी से एक हाथ से हमले को रोकता है और अपने खंजर से बॉस पर वार करता है। बॉस जो तेजी से चलता है, समय रहते पीछे हट जाता है और भयंकर वार से बच जाता है। दोनों एक घातक तलवारबाजी में उलझ जाते हैं। हर वार पिछले से अधिक क्रूर होता है, लेकिन इस बार जिनकी तलवार निशाने पर लगती है, बॉस के हाथ को काट देती है, जिससे वह अस्थायी रूप से बेकार हो जाता है। माफिया बॉस अब दर्द और अविश्वास में जानना चाहता है कि जिन वास्तव में कौन है, लेकिन मेरा आदमी चुप रहता है। उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वह अगले दौर के लिए तैयार होता है। बिना किसी हिचकिचाहट के माफिया बॉस फिर से जिन पर हमला करता है। इस बार जिन आसानी से उसकी कलाई पकड़ लेता है और एक तेज हरकत से बॉस के दूसरे हाथ को काट देता है। कुछ क्रूर वार करने के बाद जिन एक जोरदार मुक्का गुर्गे के चेहरे पर मारता है, जिससे वह खून से सनी नाक के साथ पीछे की ओर लड़खड़ाता है। माफिया बॉस अब गुस्से और हताशा में एक बंदूक पकड़ता है और उसे सीधे जिन पर तानता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले जिन अपनी खंजर को घातक सटीकता से फेंकता है। यह बॉस के कंधे में धंस जाता है, जिससे उसे दर्द होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिन बिजली की गति से बॉस पर झपटता है। वह बॉस की ठुड्डी के नीचे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वह आलू की बोरी की तरफ पीछे गिर जाता है। माफिया नेता अब पूरी तरह से पराजित जमीन पर गिर जाता है। उसका गर्व और शक्ति चकनाचूर हो जाते हैं। अन्य देखें कि कैसे जिन एकदम बहादुर की तरह खड़े हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से योना और स्योकजू थोड़ा कांप जाते हैं। जिन आगे बढ़ते हैं और धीरे से अपनी बहन से कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो। जब वह ऐसा करती है तो वह उसे वहीं खड़ा देखती है। उसके घायल चेहरे पर एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान है। बिना किसी देरी के वह उससे कहता है कि वह उसे घर ले जाने आया है। योना उसके घायल रूप से क्षण भर के लिए चौंक जाती है और उसके घावों पर हाथ रखकर पूछती है कि क्या वह ठीक है। जिन एक गर्म मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त करते हैं कि वह ठीक है, चोटों के बावजूद। उनका शांत व्यवहार और सांत्वना देने वाले शब्द उसकी भावनाओं को उमड़ने देते हैं और वह बेकाबू होकर रोने लगती है। जिन उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश करते हैं, उनका अपना दिल उसे इतना परेशान देखकर दुखी हो जाता है। योना जिन द्वारा अपनी बहन के प्रति दिखाए गए करुणा से गहराई से प्रभावित होती है, उन्हें प्रशंसा के साथ देखती है। अगले दिन हम SW सियोल मेडिकल सेंटर में हैं। जिन चुपचाप गलियारे में बैठा है। उसका सुंदर चेहरा गुजरने वाली नर्सों का ध्यान आकर्षित करता है। उसका फोन जेह्यूंग से एक संदेश के साथ बजता है, जो जानना चाहता है कि जिन स्कूल में क्यों नहीं है। जिन जवाब देते हैं कि उन्हें एक काम है, और जब वह अपने संदेश देखते हैं तो वह अपने दोस्तों को उनके हैंगआउट के बारे में उत्साह से चर्चा करते और उन्हें चिढ़ाते हुए देखते हैं कि वह चूक गए। जिन अपने दोस्तों के संदेश पढ़ते हुए मुस्कुराते हैं। बाहर रहकर भी एक गर्मजोशी भरा संबंध महसूस करते हैं। वह अपनी सीट पर पीछे की ओर झुकते हैं, अपनी नजरें गलियारे में इधर उधर घुमाते हुए। उनकी नजर उनके सामने वाले कमरे पर पड़ती है, जिस पर मनोचिकित्सा विभाग का संकेत लगा होता है। दृश्य बाद में उस रात में बदल जाता है, जिनकी उन गुंडों के साथ तीव्र लड़ाई के बाद पुलिस और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वे सभी अपराधियों को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर जिन की बहन की देखभाल शुरू करते हैं। योना जिन के पास आती है और उसे बताती है कि उसे अपनी बहन को अस्पताल ले जाना चाहिए और बिल का ख्याल रखने का वादा करती है। जिन हैरान होकर पूछता है क्यों, क्योंकि उसकी बहन को कोई चोट नहीं लगी है। योना समझाती है कि भले ही दायोन इस समय घायल नहीं दिखती, लेकिन उसे अदृश्य चोटें लगी हो सकती हैं। स्थिति का आघात महत्वपूर्ण है और वह जोर देती है कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दायोन को पूरी चिकित्सा देखभाल मिले। वह यह भी बताती है कि उसने हाल ही में पता लगाया कि गिसू और हुजिन किम डेओन को परेशान कर रहे थे, और जबकि उसे राहत है कि उन्हें दंडित किया गया है, पीड़ितों के लिए समाधान अभी भी अधूरा है। वह आगे बताती है कि इस आघातपूर्ण अनुभव के बाद डेओन के लिए एक परामर्शदाता से बात करना फायदेमंद हो सकता है। यही कारण है कि हम एक मनोचिकित्सक के कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहे हैं, न कि आपातकालीन वार्ड में। जैसे ही डेओन कमरे से बाहर आती है, वह जिन के पास जाती है और पूछती है कि क्या वह लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जिन उसे आश्वस्त करते हैं कि वह कुछ मिनट पहले ही यहाँ आए हैं। फिर वह पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा। जवाब में वह बताती है कि चिंता की कोई गंभीर बात नहीं है। उसे कुछ समय के लिए हफ्ते में एक बार सत्र में शामिल होना होगा, लेकिन कुल मिलाकर वह ठीक है। जिन भी बताते हैं कि उनकी अपनी चोटें मामूली हैं, बस कुछ हल्की चोटें हैं। लड़की ने भी राहत की सांस ली। वह राहत महसूस करती है कि वह ठीक है। जिनका मन उस समय की ओर चला जाता है जब वह तंग किए जाने के बाद इतनी भावुक हो गई थी, जो उसे उसके द्वारा झेली गई हर चीज की कठिन याद दिलाता है। वह उसे पुकारती है और वह उसे मुस्कान देता है। पूछता है क्या बात है। वह बस मुस्कुराती है और कहती है कि वह एक पल के लिए भूल गई कि वह क्या पूछने वाली थी, लेकिन उसके मन में हम समझ सकते हैं कि वह अपना सवाल उठाने में हिचकिचा रही है। दृश्य फिर से पहले के समय में बदल जाता है, जब डॉक्टर उसकी सेहत की जांच कर रहे थे। पृष्ठभूमि में वह सैनिकों को बात करते हुए सुनती है, जो पूरी तरह से हैरान है कि एक बच्चे ने अकेले ही अधिकांश अपहरणकर्ताओं को हरा दिया। यह उनके लिए समझ में नहीं आता। उस पल डेओन सैनिकों की बातों से उतनी ही हैरान है।
वह जानना चाहती है कि जिन इतनी अच्छी तरह से कैसे लड़ सकता है और कोरिया वापस आने से पहले उसका जीवन कैसा था, लेकिन वह खुद से ये सवाल पूछ नहीं पाती। जब वे गलियारे में चलते हैं तो उनकी मुलाकात योना से होती है। जैसे ही डेयोन उसे देखती है वह खुशी से खिल उठती है। एक दूसरे को देखते ही योना जल्दी से उससे पूछती है कि थेरेपी कैसी रही। दायोन कहती है कि सब ठीक रहा और बताती है कि उसने सुना कि योना ने उसके इलाज का बिल भरा, तो वह कहती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। योना इसे कोई बड़ी बात नहीं मानती और अपनी दोस्त को याद दिलाती है कि वही उसे इस मुसीबत में लाई। फिर वह उससे ईमानदारी से माफी मांगती है। डेयोन इसे हंसी में उड़ा देती है, कहती है कि उसने पहले ही बहुत माफी मांग ली है। वैसे भी योना खुद भी एक पीड़ित थी। तभी जिन ने देखा कि योना के पीछे एक विशाल बॉडीगार्ड खड़ा है जिसके चेहरे पर गंभीर रूप से डरावना लुक है। हमारे लड़के को घूरने के बावजूद जिन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। फिर योना जिन की ओर मुड़कर पूछती है कि क्या उसने अपना चेकअप करवाया है। हमारा लड़का जल्दी से हाँ कहता है और डेयोन कहती है कि उसे वहां खींच कर ले जाना पड़ा। वह तभी जाने के लिए तैयार हुआ जब उसने धमकी दी कि अगर वह नहीं गया तो वह खुद अस्पताल नहीं जाएगी। फिर डेयोन सेओकजू के बारे में पूछती है और योना पुष्टि करती है कि वह उसी अस्पताल में है। डेयोन उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक लगती है और तय करती है कि उन्हें जाने से पहले वहां रुकना चाहिए। हालांकि वह मुलाकात को लेकर उत्साहित है, हम देख सकते हैं कि जिनकी भावनाएं उतनी स्पष्ट नहीं हैं। फिर भी वे सेओकजू से मिलने जाते हैं और डेयोन उसे ब्लेड से बचाने के लिए धन्यवाद देना नहीं भूलती। सेओकजू उसकी अचानक कृतज्ञता से थोड़ा चौंक जाता है और हकलाते हुए कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वह सेओकजू से पूछती है कि क्या वह बेहतर महसूस कर रहा है और वह जवाब देता है कि वह अब वास्तव में बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। इस बीच जिन अपनी बहन को सेओकजू के साथ खुलते मिलते देखकर ज्यादा खुश नहीं है। वह बस चुपचाप खड़ा रहता है, स्पष्ट रूप से असहज। यहाँ तक कि योना और उसका बॉडीगार्ड भी नोटिस करते हैं कि जिन परेशान लग रहा है। डेयोन फिर सेओकजू के जल्दी ठीक होने की उम्मीद करती है। इसके साथ ही वे जाने का फैसला करते हैं। योना उन्हें अलविदा कहती है और वे मुख्य दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वे चले जाते हैं बॉडीगार्ड गहरी सोच में डूब जाता है, ये कहते हुए कि यह विश्वास करना कितना कठिन है कि ऐसा दुबला पतला बच्चा एक साथ कई लोगों को गिरा सकता है। ये बस अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय। याना हंसती है और मानती है कि वह खुद भी काफी हैरान है, लेकिन वह निश्चित नहीं है कि यह कुछ ऐसा है जो बॉडीगार्ड जैसे प्रोफेशनल को भी चौंका देगा। बॉडीगार्ड कंधे उचकाता है और कहता है कि यह सिर्फ बच्चे के एक समूह को हराने के बारे में नहीं है, क्योंकि हमारे लड़के के बारे में कुछ और गहरा लगता है। बॉडीगार्ड बताता है कि हमारे लड़के ने जल्दी और चुपचाप 10 से अधिक गार्ड्स को निष्क्रिय कर दिया, जो कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि एक प्रशिक्षित पेशेवर भी बिना किसी सहायता के ऐसा करने में संघर्ष करेगा। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि उसने उनमें से किसी को मारा नहीं, उसने बस उन्हें